हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह। आज के लेक्चर में हम सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को देखेंगे पूरे साल का। इसमें आपका एक और अपडेट आएगा जिसमें हम जून जुलाई मंथ इन सारे जो लास्ट के मंथ्स हैं उनको हम कवर करेंगे। एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को लेक्चर का ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में जैसे आपके आर्म्ड फोर्सेज हो गए, यूएपीए एक्ट हो गए। यूएपीए इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑलरेडी मेंस में ये पूछा जा चुका है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर इसके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या सारे नए अमेंडमेंट्स आए हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और कोविड के समय बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हुए हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमें ये जानना कि गवर्नमेंट इस एंगल में क्या प्रिपेयर्डनेस है गवर्नमेंट की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम कुछ आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। आर्म्ड फोर्सेस में आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नया आया है, साथ ही साथ पहले भी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है इन सबको लेके, तो उन कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी जो नॉर्थ ईस्ट की है उसको देखेंगे जिसमें बोडो पीस एकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऐसे नागा पीस टॉक्स है उनको भी देखेंगे, और कुछ हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड है। और लास्ट में फिर हम अपने डिफेंस टेक में आ जाएंगे जिसमें हम मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। मिसाइल्स और टेक से रिलेटेड एक लेक्चर ऑलरेडी कृष्णा सर का है यूट्यूब पे, मैं आप लोग को लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों का बेसिक सर ने क्लियर कराया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो नए अपडेट्स आए हैं उनको देखेंगे। आप लोग उस लेक्चर को प्लीज़ रिफर करिए अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो। उसके बाद हम मिसाइल्स देखेंगे, सबमरीन्स के बारे में देखेंगे, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स के बारे में, स्पेस पे क्या वेपन्स हैं, ये नया टॉपिक इस समय काफ़ी हॉट है, इस चीज़ को देखेंगे। इंडिया ने इसमें मिशन शक्ति का अभी करके भी दिखाया था, जिस तरीके से वो बताता कि इंडिया का कैसे पॉलिसी में शिफ्ट हो रहा है, स्पेस वेपनाइजेशन की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। फिर हम ड्रोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, और फाइनली हम जो हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आता रहता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। कुछ हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको देखेंगे कि हमारी ये सारी चीज़ें याद करने में ईजी रहे। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे सिनॉप्सिस आईएएस के, तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज लिस्टेड हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कई सारे क्लासरूम प्रोग्राम्स, जैसे प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेन कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हैं। और मेंस तो हमारा काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसमें हम हर एक टॉपिक जो मेंस का है उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज़, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल क्लासरूम में नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, और आज का जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे स्पेशल कोर्स में करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसको आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं PT 360 डिग्री, जिसमें हम पूरे जो साल का है सब कंबाइन करके एक साथ आपको पढ़ाते हैं, और बाकी कोर्स की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन से। सबसे पहले हमारा आता है आफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 में आया था। अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक्सटेंड किया है आफस्पा को नागालैंड वाले रीजन में। सबसे पहले देखते हैं ये एक्ट करता क्या है और क्यों इसको लगाया जाता है। तो बेसिकली किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लगाया जाता है। डिस्टर्ब एरिया क्या होता है, अगर हम इस एक्ट के हिसाब से देखें तो डिस्टर्ब एरिया उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पे किसी भी डिफरेंस के वजह से कोई डिस्टर्बेंस आया है, कोई डिस्प्यूट हुआ है। और ये डिफरेंसेस क्या होंगे, जैसे रिलीजियस डिफरेंस, रेशियल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्सेस को स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और इम्यूनिटी दी जाती है। जैसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को डिस्कस करें हम, तो किसी के ऊपर भी वो फायर कर सकते हैं, ठीक है, बस उसको वार्निंग दें, ठीक है, और उसके ऊपर फायर कर सकते हैं अगर वो कोई भी एक्शन ले रहा है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी बिना वारंट के, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं किसी व्हीकल को, सर्च कर सकते हैं अगर उनको कोई भी शक हो रहा है। अगर 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं तो उस गैदरिंग को प्रोहिबिट किया जा सकता है। फायर आर्म का पोजीशन बैन हो जाता है, मतलब आपके पास अगर बंदूकें हैं तो आपको जाके थाने में जमा करना पड़ेगा, आप उसको पोजेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ लीगल इम्यूनिटी मिलती है हमारे आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को किसी भी एक्शन के खिलाफ, ठीक है, आप उनके खिलाफ कि उसने मेरे को मार दिया, उसने ये कर दिया, उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, लीगल इम्यूनिटी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार आफस्पा को लगाता कौन है, किसके पास पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कोई यूनियन टेरिटरी तो वहाँ गवर्नर ना होके एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता। तो ये 3 लोग सिर्फ आसपा लगा सकते हैं। आसपा या तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में लगाएं या तो थ्रू आउट द मतलब एरिया में लगाना चाहते हैं, उस पूरे एरिया में लगा सकते हैं, पूरे स्टेट में डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बारी अगर आसपा आपने डिक्लेयर कर दिया तो अगर जब तक आपको स्टेटस को अगले 3 महीने के लिए नहीं मिलता है मिनिमम, आप आसपा नहीं हटाएंगे। अगर हम प्रेजेंटली देखें तो आसपा हमारा इन रीजन में लगा हुआ है, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। अगर आप मैप देखो तो आपको मैप क्या हो, आसाम ऐसे दिखता है, ठीक है, और आसाम के पास में आपको अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसके बाद यहीं पे आपको नागालैंड, मणिपुर, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप ये समझ लो जो आसाम के बाउंड्री वाले आउटर एरियाज हैं उन पे आपका आसपा लगा हुआ है करंटली। ये इजी रहेगा याद करने के लिए, आप लोग ये याद कर लो कि बाउंड्री वाले लोकेशन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएपीए एक्ट क्या है। अभी इस पे मेंस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2019 वाले मेंस में। इसको हम देखते हैं तो क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये करता क्या है, ये बेसिकली प्रिवेंट करने की कोशिश करता है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है किसी इंडिविजुअल द्वारा या किसी एसोसिएशन के द्वारा। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए हैं, जैसे कि जो टेरर एंटिटीज हैं उनके स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। अब भी तक क्या होता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जाती थी या टेरर ग्रुप डिक्लेयर किया जाता। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल इंसान को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ये प्रोविजन अभी तक नहीं था। साथ ही साथ जो हमारा एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको भी एक्स्ट्रा पावर दिया गया है। क्या एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि अब जो एनआईए का एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होगा वो भी इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, टेरर रिलेटेड एक्ट्स को, ठीक है। सीबीआई टेरर रिलेटेड एक्ट्स को नहीं देख करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट घोषित हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए अभी तक क्या होता था, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो स्टेट के अंदर आता था उसके पास जाके परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए जो है उससे परमिशन ले सकते हो। तो मतलब स्टेट इंटरवेंशन को आपने खत्म कर दिया और प्रोसीजर को फास्ट कर दिया। सिमिलरली एक नया एडिशन किया गया एक ट्रीटी का। इस ट्रीटी को याद रखो कि ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सी नई ट्रीटी इंडिया ने साइन की। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, मतलब न्यूक्लियर टेररिज्म से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको इंडिया ने साइन किया है और वो हमारा इसके अंदर आएगा एनआईए, क्योंकि टेररिस्ट से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियर टेररिज्म कन्वेंशन क्या है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी है जो न्यूक्लियर टेररिज्म को क्रिमिनलाइज एक्ट के तरीके से घोषित करेगी। इसमें जो भी इंटरनेशनल पुलिस है, जुडिशियल है, उनका कॉपरेशन करने की बात कही गई है, क्योंकि जब तक हम कॉपरेशन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में तब तक हम उनको पनिश नहीं कर पाएंगे। आप सिंपली ये देख लो, अगर ट्रांसनेशनल टेररिज्म हो रहा है तो उसमें अगर आपका किसी एक देश का पुलिस इन्वॉल्व होगा, किसी दूसरे पुलिस इन्वॉल्व होगा, अगर ये लोग कॉपरेट करके काम नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें होंगी। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि इस कंट्री का जो मुलजिम है वो दूसरे कंट्री में है, ठीक है, तो अगर ये दूसरे कंट्री में तो उसके लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चीजें चलेगी। तो जुडिशियल कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसका करंटली मेंबर देखें तो कई सारे कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के मेंबर है। इसका एक चीज कीवर्ड याद रखना कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका मेंबर है, इसको असिस्ट करता है। ये चीज आदमी भूल सकता है, सोचता है यार टेररिस्ट एक्टिविटी में एटॉमिक एनर्जी क्यों आएगी, लेकिन यार याद रखना ये एटॉमिक एनर्जी भी। अभी रिसेंटली हम देखें तो एनआईए में भी अमेंडमेंट किया गया 2019 में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एनआईए के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जान लेते हैं। एनआईए 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली बनाया गया था कि स्पेशल फोर्स जो काउंटर टेररिज्म लॉ को इन्फोर्स कर पाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी टेरर रिलेटेड चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड क्राइम्स होती हैं, इसको देखता है किसी भी स्टेट के अंदर थ्रू आउट द इंडिया। ये देख सकता है किसी भी स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सीबीआई है, अभी सुशांत वाला केस हुआ तो सीबीआई सोहो मोटो काम नहीं कर सकता है, हमारा एनआईए सोहो मोटो का काम कर सकता है। खुद उसको लग रहा है कहीं टेरर हो रही, खुद जाके वहां पे इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। ऐसे भी सीबीआई को परमिशन की जरूरत पड़ती है स्टेट में, ठीक है, इसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर एनआईए का दिल्ली में है, ठीक है। एक फेडरल एजेंसी जैसे काम करती है, जैसे एफबीआई यूएस में काम करती है, उसी लाइन पे हमने एनआईए बना रखा है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बता दिया सो मोटो कॉग्निजेंस वाला। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिसेंटली इसमें एनआईए में अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो एनआईए के जो जुरिसडिक्शन का स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अभी तक क्या होता था, एनआईए सिर्फ इंडिया में देख सकती है, अब आउटसाइड भी इंडिया जो कमिटेड ऑफेंस है उनको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो श्रीलंका चली गई, पाकिस्तान चली गई। अभी तक क्या होता था,
आउटसाइड कंट्री के लिए उसको सीबीआई की हेल्प लेनी पड़ती थी, अब नहीं लेनी पड़ेगी। और इन सब की वजह से क्या होता, फर्दर डिले बढ़ती है, कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। अब क्या होगा, इन सब में कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, प्रोसेस फास्ट होगा। नेक्स्ट चीज क्या किया गया है कि जो ऑफेंसेस होंगे जिस पे फोकस करके एनआईए उसको थोड़ा और फर्दर इंक्रीज कर दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डाल दी गई है। तो आप इसको देखोगे ना तो आप सोचोगे कि यार ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों आएगी, एनआईए जो टेररिस्ट वाला काम करता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों आएगी। लेकिन यही एक्सेप्शन है भाई, याद रखो ध्यान से, ठीक है। ऐसे साइबर टेररिज्म भी है एक एक्सेप्शन। आर्म्स का जो इलीगल सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस पर भी है। काउंटरफिट करेंसी है, ठीक है। करेंसी का क्या होता है, वही होता है कि आप ब्लैक मनी से टेररिज्म फैलाते हो, ड्रग्स फैलाते हो, तो यहाँ पे रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो सारे अब एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। साथ ही साथ एक और अमेंडमेंट में एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सेशन कोर्ट्स एक स्पेशल कोर्ट्स के तरीके से एस्टेब्लिश कर सकता है कि इनका स्पीडी ट्रायल हो पाए, ठीक है। सेशन कोर्ट्स आप लोगों को पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट को में जो है क्रिमिनल और सिविल दोनों ही को देखा जाता है। जो क्रिमिनल वाला होता है उसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक्ट 2002 में ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने पास कर रखा था, अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्ट देखते हैं जो पहले ऑलरेडी पास हो रखा था, फिर हम अमेंडमेंट्स को देखेंगे। तो जो एक्ट ऑलरेडी था वो क्या करता था, प्रिवेंट करता था, कंट्रोल करता था कोई भी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से क्या करते हो, आप पैसा लेके जाते हो हवाला के थ्रू और उसके बाद वापस इंडिया में उसको वाइट मनी बना के लेके आते हो। जब ये हवाला के थ्रू इधर उधर जाता ना तो बहुत बारी टेररिज्म में यूज होता है, ड्रग्स में यूज होता है ये मनी, इसलिए हमें प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग का। इससे रिलेटेड जो है लॉ में पास हुआ था कि कॉन्फिस्केट कर सकते हो, सीज कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को ये डिफाइन कैसे करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंस को, जो हमारा पुराना वाला एक्ट था पीएमएलए का। तो वो कहता है कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा अटेन कर रहा है तो वो सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाएगी। साथ ही साथ ये प्रिस्क्राइब करता है ऑब्लिगेशन, ठीक है, किस पे, बैंकों पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, कि वो वेरिफिकेशन करें जो भी उनके क्लाइंट है, मेंटेन करके रखें उनके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है जो उसको इन्फॉर्मेशन लोग बताएंगे। ये बताओ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग में भी पीएमएलए अप्लाई होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा आपका मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में होता है, घुमा फिरा के ऑफशोर तरीके से लेके आते हैं। स्पेशल कोर्ट भी इसके लिए बनाने की बात की गई कि आपकी जो ट्रायल्स है वो स्पीडी ट्रायल हो पाए इससे रिलेटेड ऑफेंस के लिए। और 3 मेंबर की एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जो डिसाइड करेगी कि जो है आपका जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है उनको कॉन्फिकेशन करना चाहिए कि नहीं, अटैचमेंट करना चाहिए कि नहीं। ये सारी चीज़ें थी पीएमएलए एक्ट 2002 के बारे में। कुछ नए इसमें जो अमेंडमेंट आए हैं अब उसको देखते हैं। तो जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें सबसे पहले तो जो प्रोसीड्स हैं क्राइम से, इसको वाइडेंट किया गया है। इसमें एक नया टर्म लाया गया है रिलेटेबल ऑफेंस का, ठीक है। तो रिलेटेबल ऑफेंस में अभी तक जो है जो पीएमएलए के अंदर ऑफेंस थे उनको ही इंक्लूड किया जाता था क्राइम के अंदर और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी को सीज किया जाता था। अब रिलेटेबल ऑफेंस में क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू, एनी लिखा है, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू अगर आप जनरेट कर रहे हो तो वो पीएमएलए के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नेटरी किया है कन्वेंशन पे, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रांस ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे आईसिस करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को भी बैन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है उसको भी ज्वाइन किया है। साथ ही साथ कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, इसको भी ज्वाइन किया क्योंकि करप्शन ही का पैसा होता है जो घूम फिर के आपका मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है और टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, इसलिए करप्शन भी आपका पार्ट हो गया पीएमएलए के अंदर, ठीक है। तो ये नए अमेंडमेंट थे, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिलेटेबल ऑफेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे एसपीजी के बारे में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। इसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है जो बनाया गया था वो बीरबल नाथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बीरबल नाथ कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप याद रखना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये वो लोग हैं जो हमारे पीएम और बाकी लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक कमांडोज के टाइप से आप लोग इनको देखे होंगे। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, साथ ही साथ उनके इमीडिएट जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और उनकी इमीडिएट फैमिली को सिर्फ ये अगले 5 साल के लिए ही
प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब जब आपकी सर्विस खत्म होगी उसके बाद 5 साल और उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ ध्यान दो कि जो कमांड एंड सुपरविज़न है हमारे इनके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको लगेगा अगर ये आता है लाइन तो आपको लगेगा यार कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों आएगा, ये सब तो डिफेंस ऑफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, पॉज करके आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए आंसर, और उसके बाद आंसर को मैच करिएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है कि आसपास के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है उनको चेक करो। तो है पहला, फायर अपॉन एनीवन आफ्टर गिवन वार्निंग, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से आपको 1 और 2 कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, वंस डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड द रीजन हैज़ टू मेंटेन द स्टेटस को फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। यहाँ ध्यान दो, लगभग तो सब कुछ सही है। यहाँ जो 6 मंथ वाली चीज़ है वो 3 मंथ होगा, तो इस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉल फॉर आस्पा। अब यहाँ ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नर करेगा और जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यूनियन टेरिटरी का, आपको याद होगा तो मैं बताया था सिर्फ ये 3 लोग करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसके पास पावर नहीं है करने का, इस वजह से आंसर सिर्फ हुआ 1 और 2 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी आप लोग पॉज कर लीजिए और आंसर कमेंट करिए, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है, कितना आप लोगों ने ग्रैप्स किया है वहाँ से। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो पहले ही तो ये पूछा है इट कवर्स द क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग, तो बात सही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करता है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब ऑब्लिगेशन ऑन बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बात ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इट ओनली कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज एसेट क्रिएटेड थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर्ड अंडर पीएमएलए एक्ट। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आपको याद होगा रिलेटेबल ऑफेंस वाला मैंने एक वो दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट। तो फाइनली आंसर आपका यही है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। डी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, इसमें से ये सब सही है, ये वाला गलत है, तो हमको यही आंसर बताना था। आइए तो स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसीज़ के बारे में। सो सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये जो पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके अंदर आता है, ठीक है। तो इन पॉलिसी का मेन एम अगर देखेंगे तो वो है हमारा कि जो भी पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे? साइबर अटैक से, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या ये करना चाहते हैं बेसिकली कि जो भी इंफॉर्मेशन है, आइदर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वेब यूजर्स के, या फाइनेंशियल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, या जो भी सारे खुद के गवर्नमेंट के डाटा हैं, सोवरेन डाटा, इन सब का एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके, सेफगार्ड मेथड तैयार कर सके, वो हमारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का एम है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग देख लो कि अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाओ। पहला तो ये होगा कि हम एक एश्योरेंस फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जिससे हमें एक सिक्योर्ड इकोसिस्टम मिल पाए, मतलब हमारे डेटा की चोरी, साइबर सिक्योरिटी अटैक ये सब ना हो पाए, सिक्योर्ड हो हमारा इकोसिस्टम। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क भी बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम रेगुलेट कर पाएँ। एक बॉडी भी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे इन सारी चीज़ों को, और फर्दर इसको स्ट्रेंथ करना हमारा मेन एम होगा। साथ ही साथ जो भी अर्ली वार्निंग है वो प्रोवाइड करें विद इन अ टाइम कि हम अपने डाटा की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है हम देखेंगे, अभी बॉडी भी सेटअप किया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें ई गवर्नेंस सर्विस है, इनकी भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद देख लो पीडीएस सिस्टम है, ठीक है। अगर आपका आधार के डाटा के साथ कुछ भी छेड़खानी हुई या आधार की सर्विस बंद हो गई तो आधे से ज़्यादा कितने लोग पीडीएस पे डिपेंड है, बीपीएल फैमिली के लोग, उनको फूड नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमारे कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम देखेंगे रिसेंटली हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक भी हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। तो उनको बचाना बहुत जरूरी, जैसे पावर और हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, ये सब हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं, वो अभी हम देखेंगे उस चीज़ को। उसके बाद हो गया ऐसे हमें बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स डेवलप करनी पड़ेगी कंट्रीज़ के बीच में, कि जो भी साइबर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम साथ में मिलकर सॉल्व कर सके सारे प्रॉब्लम को। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉपरेशन
इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये हमारे साइबर पॉलिसी के मेन इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है। आप लोगों ने देख लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये क्या है, I4C, ठीक है, जिसको कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो चारों सी हैं इनको मिला के I4C से शॉर्टकट कहा जाता है, ठीक है। तो सारे साइबर, इसका मतलब जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का ये सेंटर, ये सारे के सारे जो भी साइबर क्राइम के टाइप्स होते हैं सबसे डील करता है कम्प्रिहेंसिव तरीके से। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आप यहाँ पे साइबर क्राइम सोचोगे और साइबर क्राइम पे सोच के आप कहाँ टिक मारोगे कि ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, लेकिन ये है कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसलिए ध्यान रखो ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेन काम क्या है इसके, कुछ कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट हैं जिन पे ये फोकस करता है, जिसमें से थ्रेट एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग है, ट्रेनिंग है, ठीक है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, रिसर्च करना, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड इस बॉडी ने अभी क्या किया है, एक पोर्टल जारी किया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये रिपोर्टिंग पोर्टल क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, तो ये पोर्टल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि अब कोई भी सिटीजन है वो जाके बोल सकता है, रिपोर्ट कर सकता है इस पोर्टल पे कि साइबर क्राइम हो रहा है। अभी तक आप देखो पुलिस के पास आप जाते हो, बोलते हो कि मेरे साथ सर ये साइबर क्राइम हो गया, मेरा बैंक का पैसा इतना चोरी हो गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है पुलिस के साथ चीज़ों को रजिस्टर करने में, क्योंकि हमारी पुलिस काफ़ी आउटडेटेड है, उनको क्राइम के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेन कुछ सेंटर्स को छोड़ के बाकी जो गाँव वाँव की पुलिस हो गई, इन सबको बात किया जाए तो बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके कि मेरे साथ ये फ्रॉड केसेस हुए, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, और आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से। इसका जो मेन फोकस है, ये चीज़ ध्यान रखना कहाँ पे फोकस कर रहा है, किन क्राइम्स पे, तो एक तो जो भी वुमेन से रिलेटेड क्राइम है, चिल्ड्रन से रिलेटेड क्राइम है, उनको फोकस करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो प्राइवेट वुमेन्स की पिक्स को वुमेन के लोग शेयर कर देते हैं इंटरनेट पे, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट यहाँ पे इजीली वुमेन इनिशिएट कर सकती है और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। इसी तरीके से चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं, ठीक है, लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। और जो भी आप कंटेंट ऑनलाइन डाल देते हैं लोग, कुछ लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोग गैंग रेप, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब लोगों को क्या समझाया जाए, बहुत दुख होता है मेरा मन इन सारी चीज़ों को देख के। नेक्स्ट चीज़ है आपका फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके खिलाफ भी आप यहाँ पे डाल सकते। इसके बाद आपने जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये रिपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को देखेंगे। तो देखो वो सारी फैसिलिटीज़, ठीक है, जिनका डिस्ट्रक्शन होने पे या जिनमें खराबी आने की वजह से आपकी नेशनल सिक्योरिटी या गवर्नेंस या इकोनॉमी, ठीक है, या सोशल वेलबींग जो पूरे नेशन की है, उन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है या इनडायरेक्टली बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल देखें, क्रिटिकल सेक्टर्स हमारे पावर एंड एनर्जी, ठीक है, थर्मल पावर हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गए, ये सारे, इन सारे चीज़ों को कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, इनका डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती। तो अगर किसी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ इनका, तो आपका बिजली आना बंद हो जाएगा, और बिजली आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरे ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के, सारी चीज़ें ठप बैठ जाएंगी, ऑफिस ठप बैठ जाएंगे, काम नहीं होगा, तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पेमेंट गेटवे हो गए, ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सोच लो किसी वजह से आपने सैटेलाइट हैक कर दिया किसी हैकर ने, तो क्या होगा, सैटेलाइट ही के थ्रू तो सारे डाटा ट्रांसफ़र होता है आपका, तो आप डाटा ही नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आप पूरी नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से सिविल एविएशन है, ठीक है, सिविल एविएशन, रेलवे, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से कोऑर्डिनेट करके सारी चीज़ें चलती हैं। रेलवे और सिविल एविएशन बंद हो गया तो आपका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, मेजर चीज़ें जो आपको ट्रांसपोर्ट करनी है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप समझ लो लड़ाई का मौका चल रहा है, अटैक हो चुका है, और आपको अपने आर्मी को भेजना है रेलवे के थ्रू, अगर आपका जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो आप उस तरीके से इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारे ई गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपका पीडीएस से जो है लिंक, जो आधार सिस्टम है वो हो गया। अब हम देखते हैं कि एक रिसेंट केस हुआ था
कुंडाकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास यहाँ पे एक स्पाईवेयर था डी ट्रैक नाम का, ठीक है। इसने जो है काफ़ी सारे डाटा जो है कुंडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्टील कर लिए। और अब स्टील करने के बाद हैकर को क्या हुआ, बेसिकली जितने भी डिवाइस है न्यूक्लियर पावर प्लांट के उनको वो हैक कर सकता, कभी भी किसी भी केमिकल को ओपन कर सकता, कभी भी किसी भी न्यूक्लियर के हिस्से को रिलीज कर सकता। तो आप समझ रहे हो कितने सारे गैसेस रिलीज होने से ऑलरेडी कितने लोग एक्सीडेंटली गैसेस रिलीज होने से मर जाते हैं। तो जब आप यहाँ जानबूझ के कर रहे हो तो सोच लो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अभी जैसे रिसेंटली आपका विशाखापट्टनम में हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये कुंदनकुल्लम यहाँ पे ध्यान रखना, ये आया तो ज़रूर से बाकी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को आप लोग पढ़ के जाइएगा, उनके लोकेशंस को याद करके जाना कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, और ये भी बताओ कमेंट करके कि कुंडनकुल्लम किस स्टेट में पड़ता है। तो ये हमने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देख लिया। अब हम और कुछ गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव देखें। एक तो है हमारा NCIIPC। ये क्या है भाई, तो देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए सेंटर है। तो ये जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। ये नोडल एजेंसी जैसे काम करता है। ये हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, उसके थ्रू क्रिएट किया गया था। उसके बाद एक और है हमारा सर्टिन, जिसको कहा जाता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो भाई ये क्या करता है, तो जो भी नॉन क्रिटिकल सिस्टम हो गए, क्रिटिकल तो आपको ये प्रोटेक्ट कर रहा है NCIPC, जो नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ये जैसे कि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी पे अटैक हो गया, किसी भी बिजनेस में अटैक हो गया, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हैक कर लिया गया या अमेजोन का वेबसाइट हैक कर लिया गया, तो बेसिकली उनको जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी हैकिंग से रिलेटेड वो करेगा। वैसे उनकी खुद की अच्छी खासी टीम होती है ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन ठीक है ये भी सपोर्ट प्रॉपर करेंगे अगर मान लो कोई छोटी स्टार्टअप है तो उनको, ठीक है। तो ये नोडल एजेंसी जैसे काम करता है, जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैकिंग फिशिंग के आते हैं उनको करने के लिए। आप इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती है उनको भी ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि किस किस टाइप से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, क्या इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरीके से इनको कंट्रोल करना चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। वहीं हमने पढ़ा था ये जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, या जो हमारा I4C था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर था, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, NCC नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये जो भी हमारे इंटरनेट ट्रैफिक्स है उनको स्कैन करता रहता है रन टाइम पे, रियल टाइम पे, और स्कैन करके देखता है कि कहीं कोई एक्टिविटी या कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही। तो अगर आप लोग सर्च मार रहे हो हाउ टू इंटर इनटू पार्लियामेंट, फिर उसके बाद आप सर्च मार रहे हो जो है बम का फॉर्मेशन कैसे करना चाहिए, ठीक है, और ऐसे कई सारी चीज़ें सर्च मार रहे हो, तो यहाँ से आपको रिलेट कर लिया जाएगा या पार्लियामेंट में बम फोड़ने की बात कर रहा है ये लड़का, ठीक है, और आपको सीधे आपको स्कैनिंग में डाल दिया जाएगा और आपके सारे इंफॉर्मेशन को स्कैन करना चालू कर देंगे, और इवन आपके IP एड्रेस को ट्रैक करते हुए आके आपको पकड़ भी सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ध्यान से सर्च किया करो। ये भी जो आपकी है वो भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है बॉडी, ठीक है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। उसके बाद एक और है सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। तो बेसिकली अब ये क्या है भाई, इतना सारा काम तो किया, तो आपने देखा था जो हमारी एक बॉडी थी वो थी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए, एक बॉडी है जो नॉन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उनके लिए। उसके बाद आपने देखा जो रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस है उसके लिए आपकी ये बॉडी हो गई जो आपने देखा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के लिए सुरक्षित भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। इसमें अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग करेगा कि किस तरीके, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पुराने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको तो कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं करने आता था क्योंकि उनके ज़माने में कंप्यूटर चीज़ें नहीं थी, ठीक है, तो दे आर नॉट ट्रेन फॉर डैट। तो उनको ट्रेनिंग करना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, इन सब पे ये फोकस करता है। फिर आम लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, साइबर स्वच्छता केंद्र। इससे क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर के डिवाइसेस को क्लीन कर सकते हो, वाइप आउट कर सकते हो, कोई भी अगर वायरस या मेलवेयर आ गया। तो आप देख रहे हो ना, हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें सब कुछ पढ़ा कि किस तरीके से
इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है उनको हैंडल करोगे, किस तरीके से रिपोर्टिंग करोगे, किस तरीके से जो कंपनियां हैं उनको सर्ट के थ्रू आप सेव करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद और भी जो स्कैनिंग है और साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसे करेगा, सुरक्षा भारत इनिशिएटिव कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काम करेगा, और स्वच्छता केंद्र जो है साइबर स्वच्छता केंद्र वो कैसे आम लोगों के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट सेगमेंट के लिए हैं। तो अगर आप ये समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली हमारी जो रशिया है उसने जो है साइबर ट्रीटी पास करने की बात की गई है, यूएन में एक रिजोल्यूशन पास किया है। इंडिया भी इसके सपोर्ट में है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इंटरनेशनल कोई ट्रीटी नहीं है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में साइबर टेररिज्म से रिलेटेड और साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाए, ठीक है। तो एक लॉ बनाना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स होते हैं। अगर इस कन्वेंशन को हम देखें जो रशिया ने तैयार किया है, वो हमारा जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है उससे ज़्यादा पावरफुल, उससे ज़्यादा इंक्लूसिव, जो क्रॉस बॉर्डर डाटा रहते हैं उनके एक्सेस के लिए, और साथ ही साथ जो है लिमिट भी करता है। जो है अगर मान लीजिए कोई कंट्री अगर वो डाटा शेयर करने से मना करती, मान लीजिए इंडिया ही पे कोई अटैक हुआ है जो पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान से डाटा मांग रही है इंडिया की, भाई बताओ तुम्हारे पास ये क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया, कहा कि हमारा कुछ इंटरनल मैटर, हम आपसे शेयर नहीं करेंगे डाटा, तो ऐसी चीज़ों को वो बैन करेगा। तो पाकिस्तान आपको रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन इस कन्वेंशन के अंदर ऑब्लिगेशन होगा पाकिस्तान के ऊपर कि वो सारा का सारा जो है डाटा आपको शेयर करे, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को लिमिट करता है, ठीक है, कोई भी डाटा शेयरिंग से रिफ्यूज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक बार देखते हैं बुदापेस्ट कन्वेंशन है क्या फाइनली, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया बुदापेस्ट कन्वेंशन का। तो देखो बुदापेस्ट कन्वेंशन 2001 में स्टार्ट किया गया था, और ये काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो भी वहाँ पे साइबर क्राइम कन्वेंशन थे उनसे रिलेटेड लॉज बनाया गया था पूरे यूरोप में चीज़ों को करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड हम देखें तो ये एक लौता बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी बाइंडिंग नहीं है। यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा होगा इज दिस ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग कहोगे कि यार वो सर लोग कहते हैं कि जो है अगर किसी स्टेटमेंट में ओनली लिखा है तो वो गलत है, तो ज़बरदस्ती आप इसको गलत करके आओगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये ओनली सही है, ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो एड्रेस करेगा इंटरनेट से रिलेटेड साइबर क्राइम इंटरनेशनल लेवल पे। और ये क्या क्या करता है, इलीगल एक्सेस जो अगर आप डाटा को कर रहे हो उसको रोकता है, साथ ही साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी, फ्रॉड से रिलेटेड केसेस हैं वही सारी चीज़ें हो गई। ये क्या करता है कि जो इंटरनेशनल पुलिस है और जो ज्यूरिसडिक्शन है उनके बीच में कॉपरेशन प्रोवाइड करने का एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप कॉपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसनेशनल क्राइम्स अधिकतर होते हैं, तो कॉपरेशन नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी करेंटली इसमें 56 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं, जिसमें यूएस और यूके भी है। लेकिन ध्यान रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। गलती से भी मत बोल देना कि इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया क्यों नहीं है इसका मेंबर? इंडिया कहता है कि भाई जब आपने ड्राफ्ट किया था इस चीज़ को तो आपने हमसे तो कुछ पूछा नहीं था, हम तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हैं तो हम नहीं करेंगे। एक इंटरनेशनल यूएन बनाए जिसमें हम भी पार्टिसिपेट करें इसके ड्राफ्ट में, फॉर्मेशन में, तब हम उस चीज़ को साइन करेंगे। तो ये तो इंडिया का स्टैंड था। तो ये सारी चीज़ें देख ली। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा साइबर से रिलेटेड, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी डिवीज़न। ये क्या है भाई? ठीक है, इसको सिंपली कह सकते हैं हम नेस्ट, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न। तो ये सिंपल सा ध्यान रखो कि ये एक नोडल बॉडी होगी जो भी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे रिकमेंडेशन सजेशन देने के लिए हमारी मिनिस्ट्री को, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री में अधिकतर एमएलए और एमपी लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उतने वेल एजुकेटेड नहीं होते। कुछ होते हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड, लेकिन कुछ लोग होते हैं वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, और एजुकेटेड हों भी तो उनका ब्रांच डिपेंड कर जाता है कि उनका ब्रांच क्या है। और जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती है, ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सबके पास वो एक्यूमेन नहीं है कि चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। हेल्प करेंगे कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी है, कोई भी इंटरनेशनल लीगल है, इम्प्लीकेशन है किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, तो वो उन सब पे हमें हमारी मिनिस्ट्री को गाइड करेगी। साथ ही में इंडिया का से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन करना है, इंडिया के जो भी स्टैंड्स हैं उनको पुट फॉरवर्ड करेगी यूनाइटेड नेशन में, G20 में। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आप देख लो यहाँ एग्जांपल है कि 5G से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तब 5G से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे क्या हैक हो सकते हैं, क्या उसके निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो एक आम MP नहीं समझ सकता है, ठीक है। इवन नॉर्मल सिविल सर्वेंट भी शायद नहीं समझ सकता, क्योंकि काफ़ी डीप
चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको हैंडल करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है, ये नेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नई बॉडी है, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पार्ट है, ठीक है। ये मत बोल देना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिए आंसर, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप लोग को ऊपर पढ़ा दिया है सब, ठीक है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। ये सही है कि नहीं, अगर सही है तो बता देना, यस ए मार देना जिनको भी सही लगेगा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, या फिर जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अगर आपको कोई करेक्ट लगे तो मार दो, अगर ये सारे ही आपको इनकरेक्ट लग रहे हैं, सब के सब आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लग रहे हैं, तो आप ऑल ऑफ द अब आर इनकरेक्ट, इसको मार देना, ठीक है। अपना अपना आंसर कमेंट करो, सीधे में क्लैरिटी नहीं तो वीडियो वापस करके देख लो, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। अब इंडियन आर्म फोर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये 1947 में ही फाउंड किया गया था। इसमें जो आपके जो तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके कमांडर इन चीफ इसके मेंबर रहते हैं, और ये अपने जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको एडवाइस करता है। और फर्दर ये सारी चीज़ें डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, इसका आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर का जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो कौन होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ स्टाफ कमेटी के तीनों मेंबर डिफेंस मिनिस्टर को देंगे, और डिफेंस मिनिस्टर फर्दर जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर को वो सारे रिकमेंडेशंस देगा, जो भी इनके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। इसके बाद एक नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, तो आप ये ध्यान रखो कि जो भी कोऑर्डिनेशन और प्रायोरिटी आपको करनी है अपने आर्म फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट ब्रांचेस को मिला के, क्योंकि आपके आर्म फोर्सेस से कई सारे ब्रांच है, तो उन सबको मिला के एक एक्टिविटी कोऑर्डिनेट होकर करनी चाहिए। आपको प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी कहाँ पे हमें कौन सा आर्म एंड एम्युनिशन लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए आपका इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ये रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं आपके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। वहाँ पे क्या थे, कमांडिंग ऑफिसर्स थे, एकदम टॉप क्लास के चीफ थे। यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर उसके बाद आपका इसके इन तीनों के साथ साथ आपके एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है। ये तीनों ग्राउंड का रियलिटी बताएंगे कि भाई देखो हमें रियलिटी में ये ज़रूरत है। उस ज़रूरत को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये लोग सुनेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर क्यों? क्योंकि हमें अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने हैं, हमारे बॉर्डर रिलेशंस बहुत सारे आते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इन सब का खर्चा पानी कौन देगा? तो चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट आपका हो गया DRDO। DRDO क्यों? क्योंकि ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जैसी भी उनकी नीड रहती है, उस नीड पे क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी क्या बेस्ट हो सकती है, वो सब प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशन देती है। इसलिए DRDO के लोग भी इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो IDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसका चीफ कौन रहेगा? वो रहेगा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है। मतलब इन्हीं में से एक को चीफ बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये बॉडी जो है एडवाइस करेगी किसको? हमारे जो चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनको, जो अब CDS द्वारा हेल्ड किया जाएगा। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारा होगा वो हमारा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी हेड होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नई पोस्ट बनाई गई है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी अभी मैं पढ़ाऊंगा, उनको ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी लगभग वैसी है जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वैसे ही IDS है, इसलिए तीनों को मैं सामने यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियरिटी रखना इनके बीच में, ठीक है। IDS कब बना? 2001 में बना, आपके कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद उनके रिकमेंडेशन से। अब हम देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, अगर इस पे अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको 4-5 ऑप्शन सेट करके दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन कौन सी कमेटी है, जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी है कि नहीं है, नरेश चंद्रा कमेटी ने रिकमेंड किया था, सेकातकर कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो इन सबको आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आएगा सिंपली,
ठीक है। अभी करंट हम देखें तो जो हमारे फर्स्ट सीडीएस हैं और जो करंट सीडीएस हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। ये आर्मी से थे, अभी इनको सीडीएस का पोजीशन दे दिया गया है, वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई कि जो इफेक्टिव जो टॉप लीडरशिप है उसको इफेक्टिवली आगे बढ़ाया जा सके, तीनों विंग्स जो है आर्म फोर्सेस के उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता था ना कि जो तीन तुम्हारे मतलब आर्मी का हो या नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, तीनों अपने अपने के टॉप क्लास के लोग हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य चीज़ें नहीं बैठती थी, कहीं ना कहीं ईगो और इन सब का कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता था। तो वो सारी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो इसलिए सीडीएस की पोस्ट बनाई गई कि जो सीडीएस होगा वो चीफ होगा, वो इन सबको मिलकर डायरेक्ट करेगा, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है? क्योंकि देखो कई बारी होती है, जैसे मान लो पाकिस्तान में गुजरात के पास पाकिस्तान के थ्रू कोई हमला होता, तो गुजरात का जो रीजन है हमारा इंडिया में ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको नेवी भी चाहिए, आर्मी भी चाहिए और एयरफोर्स भी चाहिए अटैक करने के लिए। सबका कमांड का लेवल अलग है, सब अलग अलग तरीके से कमांड देते हैं, तरीका अलग है, आर्मी के वार लड़ने का तरीका अलग है, नेवी के वार लड़ने का तरीका अलग है। तो इन सब चीज़ों में आपका कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशंस में। अगर इसमें ईयर देखें तो 65 ईयर इनका एज होता है, जो भी मैक्सिमम एज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, जो हमारा सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिलिट्री अफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका भी हेड माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही साथ जो हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसका भी मिलिट्री एडवाइज़र भी सीडीएस होगा। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कितनी की इंपॉर्टेंट लोकेशंस इसको दी गई हैं। उसके साथ साथ ये परमानेंट चेयरमैन हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था उसका परमानेंट चेयरमैन भी होगा। लेकिन इन सब के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, सीडीएस जो है वो कोई भी मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करेगा। मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करेगा का मतलब ये है कि सीडीएस किसी को फोर्स नहीं करेगा कि जाके आर्मी अब पाकिस्तान पे अटैक कर दे, वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है। ठीक है, ये जनरल जो होगा आर्मी का वो डिसाइड करेगा कि हाँ करना है कि नहीं, या कौन सा स्टेप लेना कैसे इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ इसका सजेशन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये मिलिट्री कमांड नहीं पास करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीडीएस के बारे में और क्या क्या चीज़ें करेगा। तो सीडीएस हमारे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये चीज़ याद रखना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, सीडीएस को चेयर मत करवा देना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को मेंबर होगा, वहाँ पे भी ये अपना सजेशन देगा, अपना इनपुट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है जो हेड करती है अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोवाल जी हैं, डिफेंस प्लानिंग कमेटी उसका भी मेंबर होगा, वहाँ पे भी ये हेड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हेड कहाँ पे है? ये आपका सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का हेड है और आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन घूम के आएगा। उसके साथ साथ जो हमारी 5 ईयर की डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान है उसको भी ये इम्प्लीमेंट कराएगा, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डिफेंस को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, वो है ट्राई सर्विस कमांड यूनिट एक बनाई गई है। ये ट्राई सर्विस कमांड मतलब तीनों सर्विस जो हमारी है, नेवी आर्मी, इन सबको मिला के बनाया गया है, सबके बेस्ट लोगों को इसमें बनाया गया है। तो ये जो भी आर्म फोर्स से रिलेटेड स्पेशल ऑपरेशन होने हैं उनके लिए ये बनाई गई है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि चीफ लोग हैं वो सब थे इसमें, ठीक है, बड़े बड़े लोग थे। यहाँ पे वो लोग हैं जो धरती पे लड़ाई करते हैं, वो लोग इस ट्राई सर्विस कमांड के पार्टिसिपेटर हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो आर्मी का पैराशूट रेजिमेंट काफ़ी बेहतरीन रेजिमेंट है, उसके लोग यहाँ उसके टॉप क्लास के रेजिमेंट के टॉप क्लास के लोग होते हैं। नेवी का मार्कोस, ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक होता है, मरीन कमांडोज कहा जाता है इनको, ये भी इसके मेंबर हैं स्पेशल फोर्स के। साथ ही साथ एयरफोर्स का गरुड़ कमांड फोर्स, ठीक है, उसके टॉप क्लास के ऑफिसर्स इसके मेंबर होंगे। ये सारे जो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं वो सारे मिलके कोऑर्डिनेट करके एक बेस्ट फोर्स बनाएंगे जो हर कंडीशन में लड़ाई कर सकेगी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन के लिए, टेररिस्ट अटैक के लिए, हाई वैल्यू टारगेट्स को भेजने के लिए, इन सब के लिए ये चीज़ बनाई गई है, स्पेशल कमांडोज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो है जो भी फंक्शनरी होगा वो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होगा, वो इन तीनों यूनिट को फंक्शन कराएगा। आपको पता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है।
ठीक है, इसको CDS ओ जो अपना CDS उसको मत हेड बना देना, यहाँ पे भी ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये क्यों बनाया गया भाई। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यहाँ पे तीनों फोर्स नहीं है, नेवी आर्मी ये सारी नहीं है, एयरफोर्स ये सारी नहीं है, सिर्फ इसमें आर्मी एक है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ इंडियन आर्मी का ग्रुप है इसमें। अब ये क्यों बनाया गया, तो देखो इंडियन आर्मी को भी लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कभी जाके डेजर्ट में फाइट करना पड़ता है, कोल्ड डेजर्ट में कभी फाइट करना पड़ता है लद्दाख में, कभी हॉट डेजर्ट में राजस्थान में फाइट करना पड़ता है, कभी माउंटेन्स पे फाइट करना पड़ता है, कभी जंगलों में फाइट करना पड़ता है। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का टास्क होता है। तो हर टास्क के हर चीज़ों की तैयारी कराने के लिए ये एक कॉम्बैट फोर्स बनाया गया है, जिसको आप कहीं भी लॉन्च कर दो और वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। अभी रिसेंटली 3 IBGV की फोर्सेस लॉन्च की गई है, जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में, ये सारा पाकिस्तान बॉर्डर के अराउंड ही किया गया है। तो अब इनसे रिलेटेड एक भाई क्वेश्चन देखते हैं क्विक, प्लीज़ इनका कमेंट में सॉल्यूशन लिखना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंड किया फॉर्मेशन ऑफ CDS का। मैं बोल रहा था याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आप लोग याद नहीं करोगे, सोचोगे हाँ बाद में याद कर लेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है क्या कारगिल रिव्यू कमेटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नरेश चंद्रा कमेटी। ठीक है, आप लोगों को कारगिल रिव्यू कमेटी तो पता होगी, नरेश चंद्र कमेटी नहीं पता होगा। विवेक देवराय कमेटी है क्या, शिखातकर कमेटी है क्या, पता है, नहीं पता है। तो आप लोग एक चीज़ तो ध्यान होगा, आप लोग को याद होगा, विवेक देवराय कमेटी तो यार रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन वाला जो है वो गलत है, तो ये और ये तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे आप फंस गए 1 2 4 में। 1 2 तो आपका कंफर्म हो गया कि ये दोनों हो गए, अब आप फंस जाते हो कि 4 ओनली होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारी कमेटी को याद करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं हम ये 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप किसी से भी पूछना जो भी थोड़े सीनियर प्लेयर हैं, जो प्रीलिम्स जिनका नहीं निकल पाता है, ठीक है, उनका क्यों नहीं निकल पाता, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, वो यही कहते हैं यार सर 2 ऑप्शंस के बीच में फंस गए थे, हम एलिमिनेट कर दिए थे, 2 ऑप्शंस के बीच में फंस गए थे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो इस ऑप्शन को भी कैसे हटा सकते थे। अगर वो बार बार चीज़ों को कायदे से रिवाइज किए होते तो उनको पता रहता कि शिखातकर कमेटी उसका पार्ट है, और वो कंफ्यूज नहीं होते, सीधे सीधे मार के आते कि ये भाई आंसर 1 2 4 है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ रिवीजन इज़ द की। ठीक है, रिवीजन की है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में कौन कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स। प्लीज़ पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर कमेंट में लिखो कि देख पाओ आपका आंसर सही है कि नहीं, बदलना मत, पहले कमेंट में लिख दो। तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स ये है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कि नहीं, CSIR है कि नहीं। तो आप लोग को याद होगा मैंने बताया था CSIR नहीं DRDO है, तो पहले तो 4th ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में ये था? नहीं भाई, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में चीफ नहीं थे, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव थे इनके। ठीक है, चीफ तो आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंदर था। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे ही घुमाएगा, एक वर्ड बस बदल देगा और आप ऑप्शन में गड़बड़ हो जाओगे। इसलिए ध्यान से हर चीज़ को बारीकियों से एक्सेप्शंस को याद रखो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आंसर क्या हुआ इसका? B 2 and 3 ओनली। ठीक है, आई होप कई लोगों का गलत हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं दिया कि आप लोग इंप्रूव कर पाओ। सो आइए अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या सिक्योरिटी इशूज चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बोडो पीस अकॉर्ड को देखेंगे जो रिसेंटली अभी जनवरी में कंक्लूड किया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा ये एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट है। ट्रिपार्टाइट मतलब जिसमें 3 पार्टी हैं, एक तो सेंटर है, एक तो आसाम गवर्नमेंट है और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है बोडोलैंड का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ बोल सकता है कि ये अग्रीमेंट सिर्फ सेंटर और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो ग्रुप है इंसर्जेंट का उनके बीच में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ आसाम गवर्नमेंट भी है। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है प्रीलिम्स का टॉपिक पढ़ते समय। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो बोडो पीस अकॉर्ड है उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो उसमें ये जो विलेज है जो बोडो कम्युनिटी द्वारा डोमिनेट की जाती है, इसलिए यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ है। मैप में भी अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को ये कहाँ है।
तो ये जो विलेज है जो बोडो कम्युनिटी द्वारा डोमिनेट की जाती है, उसमें से कई विलेज हमारे जो बोडो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, BTAD, बोडो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, उसके बाहर आते हैं। उन सब को अब इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए आपके जो मेन BTAD हैं ये है रीजन, और कोई विलेज है जिसमें बोडो डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगर वो बाहर लाई करता है तो वो अभी तक इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसका डिमार्केशन अलग है तो अब उसको भी BTAD के ही अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि आप खुद देख लीजिए, हमारे यहाँ पे पुदुचेरी है, वो बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेट में लाई करता है। आपका केरला में भी लाई करता है, कर्नाटका में भी, केरला में लाई करता है, तमिलनाडु में लाई करता है, आंध्र प्रदेश में लाई करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया जा सकता है BTAD के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, इनको इस अग्रीमेंट के थ्रू शेड्यूल हिल ट्राइब का स्टेटस मिला है। ठीक है, अभी तक इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला था, अब मिल गया। इसके साथ ही साथ इनका जो बोडो है उसका जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी आसाम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि फिर समझ रहे ना, अगर इनकी लैंग्वेज नहीं होगी इंक्लूड तो फिर ये ऑफिशियल काम को कैसे करेंगे। साथ ही साथ आपका जो बोडो टेरिटोरियल रीजन जो एरिया है उसमें जो काउंसिल के लोग होते हैं उनकी पावर भी बढ़ा दी गई है। अब उनको और भी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर दे दी गई है कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को पूरी अच्छे से कर पाएँ। अब एक बार हम देखते हैं ये जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है वो क्या है, बोडो लैंड कहाँ लाई करता है। तो आप मैप में ये देखिए, ये आपका आसाम का रीजन है, ये बांग्लादेश उसकी नेबर पार्ट है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा जा रही है, ये आपका बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। और ये 4 मेन डिस्ट्रिक्ट इसके पास आते हैं, एक तो कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी। इनको आप याद कर लें तो अच्छा होगा। आ सकता है फैक्चुअल पार्ट में कि इसमें से क्या आते हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, एक बार तो पढ़ लो कि आते हैं ये 4 उसमें से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बोडो ट्राइबल काउंसिल है वो क्या क्या कर सकती है। तो बेसिकली 2003 में भी इनके साथ अग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू इनको पावर मिली थी कि 46 मेंबर, जिसमें 40 इलेक्टेड और 6 नॉमिनेटेड लोग, जो नॉमिनेशन होगा वो गवर्नर करेगा, ये लोग मिलके बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे, जिनको कुछ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव और साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर भी दी गई है। तो क्वेश्चन में आ सकता है क्या इनको कोई फाइनेंशियल पावर है या नहीं, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ 6 शेड्यूल के अंदर आती है। और फिर उसके बाद बोडोस ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो हमारी 5 to 6% स्टेट पॉपुलेशन के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिए। ठीक है, इन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम देखते हैं नागा पीस टॉक के बारे में। तो नागा पीस टॉक अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने कंक्लूड किया है। जैसा गवर्नमेंट चाह रही थी वैसे नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार नागा कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। इनका डिमांड जो बेसिकली है वो है कि भाई वो ग्रेटर नागालिंगम मनाना चाहते हैं। अगर आप ये लोकेशन देखो तो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं, ये आसाम का रीजन है, ये नागालैंड है और ये मणिपुर है, और ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ये म्यांमार है। ये सारा पार्ट ये अपने अंदर इंक्लूड करके ग्रेटर नागालिंगम जो इनका है वो ये है। ठीक है, तो आप समझ लिए ग्रेटर नागालिंगम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि नागालैंड का पार्ट तो आता ही है, साथ ही साथ मणिपुर, आसाम का लोअर, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और म्यांमार का भी पार्ट आता है इसके अंदर। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे यार म्यांमार है तो म्यांमार क्यों आएगा ग्रेटर नागालिंगम में, लेकिन ये पार्ट भी आएगा। तो हमने ग्रेटर नागालिंगम का इनका डिमांड समझ लिया। ठीक है, ये वो रीजन है जो सारा रीजन आपका नागा ट्राइब से इनहेबिटेट करता है, इसको सबको वो अपना एक साथ लाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा एरिया लाई करेगा। उसके बाद हम ये समझते हैं ये NSCN-K और NSCN-IM क्या है। मैंने बताया कि कुछ अकॉर्ड्स नागा के पहले ही हो चुके हैं, पहले ये सारी चीज़ें नागा नेशनल काउंसिल के नाम से जानी जाती थी, फिर वो बॉडी फर्दर डिवाइड होके जो है NSCN बन गई। जब उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ समझौता कर लिया इन लोगों ने, तो ये NSCN थी जो एक अलग होके एक सेपरेट बॉडी अपनी बना ली कि भाई तुम समझौता कर लो, हमें समझौता नहीं करना है। उसके बाद जो आपकी NNCN थी, इसमें फर्दर कुछ लोग अभी भी ग्रेटर नागालिंगम की डिमांड कर रहे हैं और कुछ लोग अब चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ कुछ समझौता कर लिया जाए। तो अब NSCN का भी इस केस में 2 पार्ट हो चुका है, एक इसका IM हो गया लीडर के नाम के बेसिस पे और एक दूसरा आपका K नाम से। डेप्थ में मत जाओ, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझो। IM जो होता है वो होता है इसाक मूविया और K से कुछ होता है, मेरे को भी नहीं पता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना लिख दो, एग्जामिनर भी समझ जाएगा मेंस के लिए भी, इंटरव्यू में लेकिन पढ़ के आना।
ठीक है, अभी उतना ज़रूरत नहीं, जब इंटरव्यू में पहुंचना तब देखा जाएगा। ठीक है, तो इशाक मुइवा ग्रुप है जो गवर्नमेंट के साथ अभी समझौता करना चाहता है। ये जो NSCN-K वाला है वो नहीं करना चाहता है, वो अभी भी वायलेंट मेथड को ही अपना रहा है, लगातार इंसर्जेंट के तरीके से अटैक करता जा रहा है। ठीक है, ये सब तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी जो टॉक थी वो क्यों नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि जो NSCN-IM है वो अपना खुद का सेपरेट नागा फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, जो गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रही है कि खुद का सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन इनको दिया जाए। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कुकी नागा के बीच में जो है एक पैक्ट साइन हुआ है मिलिटेंट ग्रुप के बीच में। वो बेसिकली देखो क्या है, तो देखो नागा ग्रुप को प्रेजेंट करने वाला नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है उनका। ठीक है, ऐसे ही कुकी को प्रेजेंट करने वाला कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग अभी रिसेंटली एक पीस डिक्लेरेशन साइन किए हैं और साथ में आगे बढ़ने की बात कही है। अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुकी ट्राइब कहाँ लाई करती है, नागा ट्राइब कहाँ आती है। तो कुकी ट्राइब पूरे नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है, सिर्फ आंध्र प्रदेश को छोड़ के, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सिमिलरली इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लो क्या है, एक तो चवांगकूट है, तो चपचारकूट है, ये सब हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल हैं। अब हम नागा ट्राइब के बारे में देखते हैं। तो नागा ट्राइब मैंने बताया था ग्रेटर नागालिंगम वाला जब, तो ये आपका नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब में लाई करती है। यहाँ म्यांमार आएगा नहीं क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं है। प्रोमिनेंट ट्राइब कौन कौन से हैं, अनगमी, अहो, चकसेंग और कोन्याक, ये चारों याद कर लेना, प्लीज़ रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। एक और ट्राइब है अपतनी ट्राइब, ये प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए अपतनी ट्राइब किस लोकेशन में पाई जाती है। जो लोग भी सही आंसर टाइप करेंगे उनका मैं लाइक करूँगा। उसके बाद नागा ट्राइब की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, एक तो सेकरनिया महोत्सव है, दूसरा महोत्सव मोंग है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट फेस्टिवल भी इसको दिया गया है दर्जा। ये ध्यान रखना, नागा ट्राइब की एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हेड हंटिंग की। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अधिकतर तो नागा ट्राइब टॉप ऑफ हिल रहते हैं, तो जब नीचे से कोई ऊपर से कोई जब नीचे से कोई ऊपर जाता है तो उसका सिर्फ सर दिखता है, तो वो क्या करेंगे, उसके तीर मार के गायब कर देते, तो इसलिए इनको हेड हंटिंग कहा जाता है, हेड हंटर्स कहा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, अपना आंसर इसको पॉज करके वीडियो कमेंट कर दीजिए, फिर मैच करते हैं सही है कि नहीं। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा पॉज करके। अब देखते हैं, तो पहला आपका है बोधो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्या लेफ़्ट बैंक पे लाई करता है ब्रह्मपुत्रा के। तो अगर ब्रह्मपुत्रा ऐसे बह रही है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो राइट बैंक हुआ और लेफ़्ट बैंक ये हुआ। और मैंने बताया था कि जो आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके ऊपर आपका बोधो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आपका राइट बैंक पे लाई करता है, तो ये आंसर गलत हो गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ध्यान रखना। BTC जो बुद्धा टेरिटोरियल काउंसिल है वो क्या 5th शेड्यूल के अंदर आता है, नहीं भाई 6 के अंदर आता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है बुद्धा इज़ अ मेजर ट्राइबल कम्युनिटी इन आसाम, मेजर रहता तो क्यों फाइट करता अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए। माइनॉरिटी होते हैं ये, 5 से 6% सिर्फ पॉपुलेशन इनकी है बुद्धोस की, बुद्धो ट्राइबल ग्रुप की। सो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, इनको देख लेते हैं। तो एक तो हमारा हो गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस है, वो पब्लिश करता है और पब्लिश करने के क्वेश्चन आते रहते हैं। इंडिया की करंट रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 7th प्लेस पे है, ठीक है, ये नहीं आएगा UPSC में, स्टेट सर्विसेज में आता रहता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ही रिलीज़ करता है। ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितना लेवल ऑफ पीसफुलनेस है। एक तो पहला लेवल आपका डिसाइड करता है कि सोसाइटी में कितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी है। दूसरा देखता है कि ऑन गोइंग डोमेस्टिक चीज़ें क्या चल रही हैं, फाइट क्या चल रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रही है। जैसे इंडिया के केस में पाकिस्तान से हो गया इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, चाइना से हो गया इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और ऑन गोइंग जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो आपका नक्सलाइट मूवमेंट चलता है बस्तर रीजन में, वो सारे हो गए, जम्मू कश्मीर के हो गए, सब ऑन गोइंग इंटरनल डिस्प्यूट्स हो गए। इंडिया की अभी रैंक देख लीजिए तो डाउन हो गई, पहले 136 थी, अभी करंटली 141 हो गई है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन क्या है। तो नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन बेसिकली जो इस कंट्री जो है न्यूक्लियर वीपन उनके पास होता है, वो लोग प्लेज करते हैं कि हम कभी भी सबसे पहले खुद अपने साइड से न्यूक्लियर वीपन फायर नहीं करेंगे, सिर्फ रिस्पॉन्स कब करेंगे जब राइवल नेशन जो है उसने अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन दागा है तब हम रिस्पॉन्स में दागेंगे। सिमिलरली इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मानते हैं।
और इंडिया ने जैसे ही 1998 के पोखरान टेस्ट 2 में न्यूक्लियर आर्सेनल अचीव किया था तभी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इसको चाइना ने भी एक्सेप्ट किया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा कि चाइना नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मानती है कि नहीं, आप कहोगे नहीं यार चाइना तो बहुत वैसी वाली कंट्री है, वो क्यों मानेगी। ठीक है, उसको तो एग्रेसिव कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट लेकिन नहीं साइन किया, रशिया ने भी नहीं साइन किया है। ठीक है, और पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो सकता है, ऑप्शन कंफ्यूजिंग आप लोग को लग सकता है, इसलिए याद कर लो। अब हम देखते हैं एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और डिफेंस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैरीटाइम पायरेसी है, ठीक है, इस बिल का क्या मेन एम होगा कि उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको प्रोसिक्यूशन करेगी और भी रिलेटेड क्राइम्स को देखेगी। मैरीटाइम पायरेसी से रिलेटेड, पायरेसी को ये डिफाइन कैसे करता है कि कोई भी इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन, डिस्ट्रक्शन अगर किसी ने कमिट किया है किसी भी शिप, एयरक्राफ्ट के द्वारा या पर्सन प्रॉपर्टी पे, ठीक है, या किसी क्रू पे, वो सारी चीज़ें आपकी पायरेसी के अंदर आती हैं। ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद ये चीज़ ध्यान रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि चीफ जस्टिस के साथ, कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मिलके किसी भी कोर्ट को वो स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर सकता है। इसमें अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की बात की जाए तो मैरीटाइम पायरेसी, हमारी पायरेसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के थ्रू, आर्टिकल 101 के थ्रू गवर्न होती है। तो ये अगर आता है क्वेश्चन तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी, उसके अंदर पायरेसी ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे कुछ इंटरनेशनल मिसलेनियस में इंटरपोल क्या है। इंटरपोल ने रिसेंटली अभी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए, ये नित्यानंदा जी के द्वारा। ये एक गॉडमैन है जो भाग चुके हैं। ठीक है, इन्होंने इनके ऊपर कई सारे रेप और सेक्सुअल अब्यूज़ के केस हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है एक कैलाशियन डॉलर करके अपना खुद का डॉलर जो है स्टार्ट किया था, आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा। इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो बेसिकली इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ये सब हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ठीक है, पोल से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 194 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ने में जो भी पुलिस कॉपरेशन चाहिए रहता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें मिलके आपस में, ये सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस मिलके डिफरेंट कंट्रीज़ की काम करती हैं। इंडिया इसका मेंबर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सबसे कीवर्ड है कि सीबीआई नोडल अथॉरिटी है जो इनके साथ मिलके काम करती है। कांड देख लेते हैं आईसिस के भी। ठीक है, इन्होंने विले ऑफ हिंद डिक्लेयर किया है। इनके हिसाब से ये इंडिया के अंदर एक प्रोविंस है जो इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करता है। मतलब वाकई बर्बाद चीज़ है, लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ भी कर देते। तो क्वेश्चन अगर आता है कि विले ऑफ हिंद क्या है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो विले ऑफ हिंद है, ये बेसिकली जो खुशाना स्टेट है, इंडिया के अंदर भी इसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ साथ, उसी को डिक्लेयर किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। एक और है खुरेस ऑयल फील्ड, ठीक है, सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। इसको भी अभी आईएसएस वालों ने एक ड्रोन के थ्रू यहाँ पे अटैक किया था, तो इसलिए बस मैं आपका क्वेश्चन याद रखना अगर आता है तो सऊदी अरेबिया का रीज़न है ये खुरेस ऑयल फील्ड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कौन जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो एक तो रिपोर्ट आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पीस। ठीक है, तो अपना आंसर कमेंट कर दो 1, 1, 2 एंड 1 and 3 कमेंट कर देना। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग पीछे रिवाइज कर लो। अब हम डिफेंस टेक वाले हिस्से पे आ जा रहे हैं, सिक्योरिटी के। इसमें हम मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। ये सारी कुछ मिसाइल्स हैं, ऑलरेडी मिसाइल्स और इनसे डिफेंस टेक से रिलेटेड एक लेक्चर कृष्णा सर का है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, इसको जाके प्लीज़ देखिए। बेसिक्स सारे आपकी क्लियर हो जाएंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, मैं सिर्फ इसमें एड ऑन करूंगा जो उसमें नहीं दिया और जो रिसेंटली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट था। तो ये बेसिक से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अस्त्रा मिसाइल क्या है। तो अस्त्रा मिसाइल बेसिकली ये एक सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है। सुपरसोनिक स्पीड मतलब जो साउंड से तेज हो, साउंड की स्पीड मैक में होती है। ठीक है, ये जो है 4.5 टाइम मैक की स्पीड है, तो ये सुपरसोनिक हुई। हाइपरसोनिक क्या हो जाएगा अगर 5 मैक से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि आपका हाइपरसोनिक हो गया।
ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक्टिव रडार होमिंग है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो मिसाइल होगी उसमें आपका, अगर ये आपकी मिसाइल है, ठीक है, तो मिसाइल में आपका एक रडार लगा रहेगा जो एक्टिवली खुद सीक करेगा लोकेशन, ठीक है, वरना बाकी जो मिसाइल्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें पैसिव तरीके से होती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है एक्टिव रडार होमिंग, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना अस्त्रा मिसाइल, और ये एक सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मोस क्या है। तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में बेसिकली क्या हो, एक डिफरेंस में बता देता हूँ छोटा सा, कि आप ये देखो, अगर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एक आपका जो पैराबोलिक पाथ होती है उसको फॉलो करते हुए जाता है, ठीक है, ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली आप एक एंगल बना के उसको फायर कर देते हो और उसके बाद वो जो भी पैराबोलिक पाथ है उसको ग्रेविटी के थ्रू फॉलो करता है। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, ये प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो मान लो जैसे अगर आपका जो टारगेट है वो मूव भी करता है इस लोकेशन से इस लोकेशन, तो क्रूज मिसाइल अपना लोकेशन चेंज करके टारगेट को हिट करने की कोशिश करेगी। तो इसमें बेसिकली वही आ जाता है एक्टिव और पैसिव वाला। तो हमने जो देखा था अस्त्रा मिसाइल, वो आपका एक्टिव वाला कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल को देखें, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली इंडिया और रशिया को द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें आपकी इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका नाम लिया गया, और ये आपका रशिया की मॉस्कोवा रिवर है उसका हिस्सा है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर आता है क्या ब्रह्मोस मिसाइल आप लैंड, एयर, सबमरीन, शिप्स, इनसे सबसे आप कर सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है। लैंड एयर की तो कैपेबिलिटी थी, शिप्स की भी कैपेबिलिटी थी, अब सबमरीन में भी लॉन्च करने की बात होगी। सबमरीन मतलब पनडुब्बी, मतलब ये जो आपका रिवर ओशन है उसके नीचे जो सीधे घूमती है उनको कहा जाता है सबमरीन, ठीक है। शिप क्या होती है, वो ऊपर फ्लोट करती है, और सबमरीन पानी के अंदर होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल में वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल हो गई। इतनी कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है जितनी इसके पास है पानी के अंदर शिप को फोड़ने की, समझे। एंटी शिप मतलब शिप से पंगा लेना है, ठीक है। इसमें बेसिकली दो स्टेज के होते हैं, एक तो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, दूसरा आपका जो होता है वो लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट इंजन पे काम करता है। ये रामजेट वाला भी मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या होता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो, अभी जो करंट रेंज है हमारी इसकी वो 600 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया आपका MTCR के अंदर आ गई है, 2016 में साइन कर लिया है, इंडिया इसका पार्ट हो गया। तो अब ये 600 किलोमीटर वाली जो चीज़ है इसको हम बढ़ा के फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोहिबिशन करता है। इसका नाम क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। तो मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। आप जो है टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते, जब तक आप इसके मेंबर नहीं होगे तब तक दूसरी कंट्री आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगी। तो रशिया इसकी मेंबर थी, ठीक है, इंडिया इसकी मेंबर नहीं थी, तो रशिया इसके ऊपर बैन था कि वो नहीं कर सकती है, बैन नहीं कहोगे, लिमिट था उसके ऊपर कि रशिया टेक्नोलॉजी शेयर इंडिया के साथ नहीं कर सकती है, कि इसके रेंज को 600 किलोमीटर से बढ़ाया जाए, लेकिन अब कर सकती है। ये चीज़ें कुछ याद रखना। मिसाइल के एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स बेसिकली 4 रिजीम है, उसमें क्या क्या आता है, यहाँ क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो एक तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो गए जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में है। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये आपका केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से है, तो याद रखना केमिकल और बायोलॉजिकल मतलब BC, ठीक है, और ये ABC, तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, आपका बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से रिलेटेड। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG तो सिंपल है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका MTCR, तो ये क्या करता है, जो भी आपकी एरियल व्हीकल्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, उन पे बेसिकली उनके टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करता है। जैसे हमने देख लिया ब्रह्मोस के रेंज को हम 600 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि हम MTCR के मेंबर नहीं थे और रशिया इसका मेंबर था। तो बेसिकली वही टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर एक होता है आपका वासेनार अरेंजमेंट, ये बेसिकली जो भी कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं जैसे बंदूक, टैंक, ये सारी चीज़ें हो गई कन्वेंशनल आर्म, ठीक है। साथ ही साथ जो डुअल यूज़ गुड्स होते हैं उनमें करता है। डुअल यूज़ गुड्स में कई बार क्या होता है कि आप देखोगे जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं जिसके थ्रू सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, कई बार उन्हीं रॉकेट लॉन्चर में आप न्यूक्लियर लोड डाल दो और ले जाके लॉन्च कर दो किसी के ऊपर, तो आपको मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं, रॉकेट लॉन्चर के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हो, बम ही तो फोड़ना है। तो वही सारी चीज़ें हो गई कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, स्ट्रम अटका, ये बेसिकली एक एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब ये मिसाइल आपके टैंक को फोड़ देगी। ये हमें रशिया से मिला, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में यही आएगा कि स्ट्रम अटका किस कंट्री से इंडिया को मिला है, रशिया से मिला है। ऑलरेडी एक बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड,
और S-400 भी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इसको भी याद रखना। स्टर्मट का क्या है, ये आपका Mi-35 हेलीकॉप्टर है, उसके साथ अटैच किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 को भी एक्वायर किया है। ये बेसिकली इजराइल से बिलोंग करता है, ये याद रखना। कंट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस कंट्री से है। तो स्पाइस 2000 इजराइल से है। ये बेसिकली स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है, मतलब अगर आपका लैंड पे कहीं कोई चीज़ है तो ऊपर से आएगा, दूर उड़ा देगा, ठीक है, मतलब जो स्टैंड है वहाँ से ऑफ कर देगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, ये स्पाइक एंटी टैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टर्मट का है वैसे स्पाइक एंटी टैंक है, ये हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। तो स्पाइक, आप कुछ लोग देखोगे ना, उनका बाल होता है ऐसे ऐसे स्पाइक जैसा, तो वही है स्पाइक, ठीक है, ध्यान रखना नाम। ऐसे ही ये है अपना IAS है, ये बेसिकली आपका समझ लो मैन, मतलब शोल्डर पे रख के दागने वाला है और किसी भी क्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो। तो इसका आप बेस्ट यूज़ देख सकते हो। आपको इतनी बड़ी मिसाइल, मतलब इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर हो, वो सब ले जाने की जरूरत नहीं है, शोल्डर पे आपने सीधे रखा और एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये हमने रशिया से लिया है। फिर उसके बाद आपका आता है अग्नि 2, ठीक है। तो अग्नि के कई वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बहुत दिन से चल रहा है। ये सब प्लीज़ उस वाले लेक्चर में रिफ़र करिए, बेसिक लेक्चर में दिया गया है कि अग्नि, पृथ्वी, ये सारी मिसाइल्स क्या हैं, आकाश। मैं नहीं बता रहा हूँ इन सबको, उस वीडियो को आप करिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अग्नि 2 में क्या हुआ है, बेसिकली इसका स्ट्राइक रेंज 2000 के आसपास है, DRDO ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। ये एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज है, देख सकते हैं 2000 है। एक हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM जिसको कहा जाता है, वो बताइए कौन सा वाला है अग्नि। और इसमें 2 स्टेज है, हाई एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो कि ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आते हैं, अग्नि वाले जितने हैं, और न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये नया चीज़ है, प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है, तो इसका रेंज देखो क्या है, 200 किलोमीटर। तो इसकी स्ट्राइक रेंज आप देख सकते हो 200 किलोमीटर है। तो इसकी खास बात क्या है, तो ये चीज़ देखो, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। तो आप ये देखो, अब जैसे आपके पास ब्रह्मोस ही है, ठीक है, ब्रह्मोस का रेंज क्या था, 600 के आसपास था। अब आपको जो है, मान लो पाकिस्तान तक बम दागना है, ठीक है, तब तो सही है, आप ब्रह्मोस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो बॉर्डर में कहीं पास ही में 100-200 किलोमीटर के रेंज में बम दागना है, तो आप उसके लिए ब्रह्मोस यूज़ करोगे, तब तो आपका पैसा वेस्ट है ना यार, इतनी महंगी मिसाइल क्यों पास के लिए यूज़ कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए छोटे रेंज के लिए भी, तो इसलिए वो छोटे रेंज के लिए ये डेवलप की गई प्रनाश। इसी तरीके से प्रहार है जो 150 किलोमीटर की रेंज के लिए है, ठीक है। ये आपका आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। DRDO ने इसको डेवलप किया, ये सारी चीज़ें याद रखना। अब हम बात करते हैं ये एवनगार्ड क्या है। तो ये चीज़ एवनगार्ड से ध्यान रखना है कि ये रशिया की है, और कई बार क्वेश्चन आता है UPSC में जिसमें दूसरे कंट्री के इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में पूछता है। वैसे ये एवनगार्ड है रशिया का। ये पहला हाइपरसोनिक है, मैंने बताया था ना हाइपरसोनिक क्या होता है, जिनका 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल है, और इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि इसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो। लॉन्ग रेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो SC रामजेट इंजन को यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं सुपरसोनिक कंबस्शन रामजेट इंजन। अब एक भाई हम रामजेट इंजन वाला देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ आप देख लो, ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये नॉर्मल हमारे एरोप्लेन के जेट के इंजन होते हैं, यहाँ पे फैन लगा रहता है, यहाँ से हमारे एयर जाता है और फ्यूल होता है। ये जो प्लेन है ये अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को कंबाइन कैरी करता है, और फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज़ होता है। रामजेट में क्या होता है, हम बेसिकली जो एयर यहाँ से आ रही है उसी को कंप्रेस करके यूज़ कर लेते हैं अपना फ्यूल को बर्न करने के लिए। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना था, ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, लेकिन आपको इतने फास्ट स्पीड में, जहाँ पे नाइट्रोजन लगभग आपका मेजर पोर्शन कंटेन करता है 70% से ज़्यादा, वहाँ से फिल्टर करके ऑक्सीजन निकालना और इतने फास्ट स्पीड पे फ्यूल को बर्न करना हार्ड टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए इसको रामजेट हुआ। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपका वेट आपने कम कर दिया, और उसके साथ साथ आपने उतने वेट को, जैसे मान लो अगर 10 किलो का सिलेंडर आपने कम किया, तो इसके यहाँ 10 किलो का वारहेड ले सकते हो, नहीं ले सकते हो 10 किलो का वारहेड, तो भी आप वेट कम करोगे तो एफिशिएंसी आपके सिस्टम की बढ़ जाएगी। अब SC रामजेट में क्या है, तो SC रामजेट में क्या होता है कि रामजेट की लिमिट है
कि ये सुपरसोनिक स्पीड तक काम कर सकता है, हाइपरसोनिक पे काम नहीं कर पाएगा। तो मतलब 5 मैक के ऊपर की स्पीड के ऊपर आपका ये नहीं काम कर पाएगा। उसके लिए आपको SC रामजेट की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली देख लो ना, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है, इसका ऐसे डिज़ाइन है, इसका ऐसे डिज़ाइन है, तो वो कुछ इंटरनल है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस लिमिटेशन पता होना चाहिए कि इसका लिमिटेशन ये है, उस पर काम करता है SC रामजेट, मतलब 5 मैक के ऊपर की स्पीड जो भी आपको अटेन करनी है वो सब कर सकते हो। जैसे कि यहीं पे देख लो, आपका ये एवेनगार्ड था, ये 5 मैक के ऊपर की स्पीड अचीव करता है, तो उसमें SC रामजेट है। अब हम देखते हैं आकाश 1S मिसाइल क्या है। ये भी DRDO के द्वारा बनाई हुई मिसाइल है। सरफेस से एयर, आकाश की बात हो रही तो आकाश का नाम ही होता है कि हमें आकाश तक जाना, तो सरफेस से ही दागोगे तभी आकाश तक पहुंचोगे। तो ये छोटा सा ट्रिक है, याद रख लेना। इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है। इसको हम किसी भी व्हील्ड प्लेटफॉर्म से और या फिर किसी सिंपल ट्रैक पे रखे हुए से भी दाग सकते हैं, या फिर इस पर व्हील लगाते हुए चलती गाड़ी से भी दाग सकते हैं। अपने लोग जो एम है उसको मिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि समझ लो अगर चलती गाड़ी से तो एम मिस होने का चांस है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई है कि व्हील प्लेटफॉर्म से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम। ये क्या है? तो ये बेसिकली एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम आप वो ट्रक देखे होगा ना जिस मिसाइल्स लगी रहती हैं, वो वाली चीज़ है। इसका रेंज है लगभग 75 किलोमीटर, इसका प्रिसीजन काफ़ी बेटर है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये क्या है भाई, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम QRSM कहते हैं। ये DRDO ने खुद डेवलप किया। देखो क्विक रिएक्शन नाम ही क्या है, क्विक रिएक्शन, और सरफेस टू एयर मतलब सरफेस पे आप हो और एयर पे आपको किसी एयरक्राफ्ट पे अटैक करना है। मान लो कोई जहाज आ रही है, लेकिन आपने एक अटैक किया, मिस फायर हो गया, ठीक है, सेकंड अटैक मारोगे, थर्ड अटैक मारोगे, तब तक तो प्लेन कहाँ भाग जाएगी। तो बहुत क्विकली लोड होनी चाहिए मिसाइल आपकी, तो वही है क्विक रिएक्शन, ठीक है। इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होती है। फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। इसके बाद हम देखते हैं K4 मिसाइल क्या है। तो K4 मिसाइल आपकी एक इंटरमीडिएट रेंज है, 3500 किलोमीटर, जो अच्छी खासी रेंज है। ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमराइन है, तो याद रखना। अभी तक हम जितने मिसाइल्स की बात कर रहे थे वो सरफेस टू एयर और इधर जा रही थी, बस ब्रह्मोस थी जो सबमरीन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमने K4 मिसाइल की बात की जो न्यूक्लियर कैपेबल है, साथ ही साथ सबमरीन के अंदर हो रहा है, और ये ब्लास्टिक मिसाइल है। DRDO ने इसको डेवलप किया है। अरिहंत क्लास वाली जो हमारी सबमरीन है उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है। अब कुछ सबमरीन्स के बारे में हम और देख लेते हैं। तो सबमरीन्स में हम देखेंगे तो एक तो हमारी होती है स्कॉर्पियन क्लास। अब भाई ये स्कॉर्पियन क्लास क्या है ये चीज़ ध्यान दो। तो नॉर्मली जो सबमरीन होती है जो पानी के अंदर पनडुब्बी चलती है वो कैसे चलेगी, डीजल इंजन लगेगा। अब डीजल इंजन है तो उसको फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो आपके पनडुब्बी को ऊपर आना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो कोई भी इसको देख लेगा, फिर फायदा क्या, आप पानी के नीचे लेके इसको चला रहे हो जब आप ऑक्सीजन लेने ऊपर आ रहे हो। तो नॉर्मली सब डीजल से चलती हैं। स्कॉर्पिनी में क्या किया गया, ये डाला गया सिस्टम एयर इंडिपेंडेंट, मतलब एयर से मतलब ही नहीं है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। तो अब ये डीजल ही वाली रहेगी स्कॉर्पिनी क्लास में भी, याद रखना डीजल ही रहेगा इंजन, लेकिन इसको ऊपर आने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके कई सारे वर्जन हम इनने फ्रेंच के कोलैबोरेशन से लॉन्च कर रखा है। 6 हमें लॉन्च करना है टोटल। जो 4th वाला है वो वेला है, ठीक है। इससे पहले हमने कालवरी, कांडेरी, करनाज नाम से लॉन्च कर रखा है, तो नाम याद रख लेना। इसका है कालवेरी और वेला, K और V से होता है। ऊपर हमने एक INS अरिहंत भी पढ़ा था, ये वाला याद होगा आपको, अरिहंत वाला, इसको भी अभी हम देखेंगे। ये भी एक सबमरीन है। तो अब पहले तो आप ये देखो कितने टाइप के सबमरीन्स होते हैं। एक तो कन्वेंशनल होते हैं, जैसे हमने देख लिया प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर से, बैटरीज से और डीजल इंजन से चलता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 75 के उसके अंदर था जहाँ पे आप ये बना रहे हो, स्कॉर्पियन सब क्लास सबमरीन बना रहे हो, ये याद रखना प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल न्यूक्लियर से, ठीक है। अब न्यूक्लियर से मतलब आप कहते हो न्यूक्लियर का रिएक्शन करा सकते हो, उससे एनर्जी डेवलप कर सकते हो। तो बोला गया भाई सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है उसी में न्यूक्लियर रिएक्शन करवाओ और उससे एनर्जी जनरेट कराओ और सबमरीन को मूव कराओ। तो अब इसमें जो है जो INS अरिहंत है और INS चक्रा है जो रशिया से हमने ली है, ये सारे में न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है। लेकिन इनकी भी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। इसमें भी एक डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल्स होती हैं, अरे डिफरेंट कैटेगरी के सबमरीन्स होते हैं, उतने पे मत जाओ, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये INS चक्रा और INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड है। इसी न्यूक्लियर पावर्ड में और अच्छी वाली जो मिसाइल होती है, जैसे वो ब्लास्टिक मिसाइल थी, और अच्छी आर्म्ड मिसाइल जो होती है जिसमें आप हैवी, ठीक है, बड़ी बड़ी क्रूज मिसाइल्स रख सकते हो, वो हो गई आपकी अकूला क्लास सबमरीन। ये अकूला क्लास सबमरीन भी हम रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारी INS चक्रा है वो डिकमीशन होने वाली है और अब हम अकूला क्लास को
लेंगे अपने इंडिया में। रशिया से बात चल रही है इसके बाद, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मरीन्स के बारे में। अब हम देखते हैं ये क्या है भाई, वर्णास्त्र। तो वर्णा तो यार समुद्र के अपने भगवान जी होते थे, ठीक है। तो इनकी अस्त्र की बात हो रही है। तो समुद्र के भगवान तो कौन है, अपने सबमरीन्स, ठीक है। तो ये सबमरीन्स को तोड़ने के लिए एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो है। टॉर्पेडो मतलब वही जो मिसाइल आप ऊपर दागते हो उसको मिसाइल कहते हैं, जो पानी के अंदर चलेगा उसको कहते हैं टॉर्पेडो। तो एक सबमरीन है, उसके यहाँ से आप मिसाइल छोड़ दिए। तो जैसे आपकी हवाई जहाज होती है वो आसमान में मिसाइलें छोड़ती है, ये आपका सबमरीन हो गया, उससे आप मिसाइल निकाल दिए। ये सारी चीज़ें टॉर्पीडो हो गई। तो अब ध्यान रखना टॉर्पीडो क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। इसको बनाने के बाद इंडिया कुछ उन 8 कंट्रियों के अंदर हो जाती है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं। इसको भी इंडिजिनसली बनाया गया है DRDO के द्वारा, और ये भारत डायनेमिक लिमिटेड है, उसने भी इसमें काफ़ी हेल्प की दी थी। और इंडिया इसको प्लान कर रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को दूसरे नेशंस को भी सेल करे। ये देखो, ये आपका सबमरीन है जो पानी के अंदर चल रही है, और ये आपके टॉर्पीडो हैं जो लॉन्च करती है। अब हम बात करते हैं INS नीलगिरी की बात करते हैं। तो ये भी एक इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप है। इसकी खासियत क्या है कि इसका इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेट्रोलॉजी से बनाया गया है। तो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मतलब देखो, शिप तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। शिप में छोटे छोटे हिस्से अलग अलग जहाँ बनते हैं, ठीक है, लेकिन आप इन सबको एक साथ कंबाइन करके पानी के अंदर लॉन्च करते हो। इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेट्रोलॉजी में क्या होगा, आप ये डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट जहाँ से जो बेस्ट है वहाँ से बनाओ और सबको एक जहाँ ला के कंबाइन कर दो, ठीक है। इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप समझ रहे हो ना, आप इतना बड़ा शिप है, आप उसको लेके ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसका बेस्ट फ़ायदा है कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी जिस जहाँ पे बनती है वहाँ से ले आके सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी रिसेंटली आप लोगों ने वो सुना होगा, ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, जहाँ पे 74 व्हील्स का ट्रक जो है कार्गो को मूव किया। ये कार्गो कुछ नहीं था, बेसिकली आप समझ लो हमारे जो स्पेस सेंटर वाले हैं उनका कोई रॉकेट होगा, ठीक है। ये देख रहे हो ना, 74 व्हील का इतना भारी ट्रक मूव किया गया था। इसको नासिक से रिलीज हुआ था और केरला जाना था, ठीक है। 10 महीने लग गए, ठीक है। एक दिन में 5 किलोमीटर से ज़्यादा मूव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन इसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो INS नीलगिरी को हम प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंदर बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के बारे में। तो वारा करके एक कोस्ट गार्ड शिप है जिसको कमीशन किया गया। कोस्ट गार्ड शिप क्या हुआ, बेसिकली नेवी तो आपकी बड़े बड़े ओशन में घूमेगी, लेकिन जो आपका इंडियन के आसपास का जो कोस्टल एरिया है इसको कौन गार्ड करेगा, उसको भी तो गार्ड करना जरूरी है। आखिरकार जो मुंबई वाला टेरर अटैक था उसके लोग कहाँ से एंट्री किए थे, कोस्टल एरिया से एंट्री किए थे। तो इसलिए आपको कोस्टल सिक्योरिटी भी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जो बनाया गया वारा नाम करके। इसमें खासियत क्या है कि यहाँ पे आप एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी रख सकते हो। तो जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर से जाके चीज़ें करनी है वो आप कर सकते। और भी ऐसे ही एक और है यार्ड 450 वज्रा, ये भी ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो वाला याद कर लेना। फिर ऐसे INS जमुना है, ये भी एक सर्वे शिप है डिप्लॉयड जो हमने श्रीलंका को दिया है, ठीक है। ऐसे INS शिवाजी है, इसको प्रेसिडेंट कलर मिला है। ये भी हमारी एक ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ की जाती है, नेवी द्वारा एक शिप है, काफ़ी अच्छी सर्विसेज ने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो है हमारा अभ्यास, ठीक है। ये DRDO वाला डेवलप्ड है। ये एक ऑटो पायलट मोड पे मतलब ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अभ्यास नाम ही से आप समझ लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है, आप लोगों को पता ही होगा अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसको US से लिया गया है। 24 अपाचे हमने लिया है, ये रशिया के Mi-25 जो Mi-25 हेलीकॉप्टर था उसको रिप्लेस करेगा, और काफ़ी अच्छा है। इसको फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। काफ़ी हैवी लिफ्टिंग पावर होती है इसके पास, और भी कई मल्टी रोल चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। हैवी लोड्स को भी मूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे पहाड़ी इलाकों पे आप करना चाहते हो, मान लो सियाचिन में आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, लोगों को भेजना है, तो वो सारी चीज़ें। इवन आपका आर्मी को जो अटैक करना है तो उसमें भी यही लोग जाते हैं ट्रूप्स बैठ के इसमें। फिर हम देखते हैं LCA तेजस क्या है। तो नाम देख लो इसका क्या है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो तेजस का लाइटर वर्जन है ये, ठीक है। तो लाइटेस्ट वर्जन होने के लिए स्मॉलेस्ट होगा, लाइटेस्ट होगा। इसको आप नेवी के उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइट वर्जन तो शिप्स इसको कैरी करके ले जा सकती है, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही हमारा सारस एयरक्राफ्ट, ये भी लाइट पैसेंजर
एयरक्राफ्ट है, इसमें आप बेसिकली वीआईपी लोगों को मूवमेंट के लिए जो होता है, ट्रूप मूवमेंट होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हो। तो बड़ी एयरक्राफ्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एयरक्राफ्ट है, आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हो, खर्चा कम पड़ेगा। इसके साथ साथ हम उन 5 नेशन में होते हैं जो खुद लाइट पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट डेवलप करती हैं। जैसे बड़े लोगों को आप देखेंगे छोटी छोटी उनकी जो है एयरक्राफ्ट होती है जिसमें वो मूव करते हैं, वही बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख, ये क्या है, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो मतलब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये हेलीकॉप्टर है जो हल्के वजन का। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे आप हैवी हेलीकॉप्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे आपके ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हेल्प करता है, जैसे कि सियाचिन जैसे लोकेशन जहाँ पे ये अभी लॉन्च किया गया था। ऐसे ही आपका HAL ध्रुव हो गया, ये भी एक आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसका भी मल्टी रोल तरीके से है, आप इसको सिविल हेल्प में, मिलिट्री हेल्प में, दोनों में यूज़ कर सकते हो। रेस्क्यू में आप यूज़ कर सकते हो HAL ध्रुव को, ठीक है। फिर सुखोई जेट आप लोगों को पता ही होगा, जो रशिया से हमने लिया है, ठीक है। ये इसकी खासियत क्या है कि 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये फ्लाई कर सकता है विदाउट फ्यूल, मतलब आप इंडिया से अंडमान जा सकते हो, ठीक है। आपको बीच में फ्यूल भरने की, रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप समझ लो आपका अंडमान निकोबार पे कोई अटैक हो गया, आप पहले तो अपने फ्लाइट को यहाँ ले जाओगे, फिर वहाँ पे रिफ्यूल करोगे, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करोगे, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग रेंज फ्लाई करने वाले आपके पास भी एयरक्राफ्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आप ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल भी डाल सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक KA-226 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है। ये हमने रशिया से लिया, चिनूक US से लिया। तो कंट्री इनके याद रखो, ठीक है, कंट्री आते हैं बेटा। चिनूक की खासियत क्या है कि ये हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी रखती है, तो ढेर सारे लोगों को एक साथ लिफ्ट करके कहीं भी मूव कराना है, वो सारी चीज़ें डिज़ास्टर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक जो आर्मी की होती है उसको मूव करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टैंक वैंक उठा के मूव कर देता है। उसका नई अभी बहुत रिसेंटली खोज की गई है, ये है आपका डॉर्नियर 228, नाम देख लो, डॉर्नियर 228। ये आपका हाई विंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया। हाई विंग मतलब जैसे आपका मान लो ये एयरक्राफ्ट होती है, ठीक है, तो इसमें विंग का लोकेशन कहीं जहाँ होता है, कहीं होती है लो विंग, ठीक है, यहाँ पे लो विंग हेलीकॉप्टर, कहीं होती है जो यहाँ मिडिल में होता है, कहीं होता है यहाँ पे टॉप पे हाई विंग वाले, ठीक है। मैं फोटो अटैच कर दूंगा। तो हाई विंग में बेसिकली आपका क्या होता है, इस मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी स्लो स्पीड पे, तो ये सब खासियत होती है। तो उसको आप कम्यूटर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, एयर टैक्सी में बना सकते हो। कोस्टल गार्ड को जैसे कोस्ट के अराउंड जो है आसपास धीमी स्लो स्पीड पे ट्रैवल करना रहता है, तो वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे ही है US से एक और हमने इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर लिया है MH-60R, ठीक है। ये भी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसकी खासियत क्या है कि आप समझ लो जैसे हेलीकॉप्टर होता है उसका ये विंग होता है, इसका ये जो पीछे वाला विंग होता है वो फोल्ड हो जाता है, साथ ही साथ जो इसके बड़े वाले ऊपर फैन होते हैं ना, ये भी फोल्ड होके छोटे हो जाते हैं सब, ठीक है। तो ये है कि आप कहीं भी इसको पैक करके लेके जा सकते हो, काफ़ी लाइट वेट होता है, सेंसर भी लगा रहता है, काफ़ी सारे इसके प्लस पॉइंट्स। और ये जो MH-60R है इसको हम फॉरेन मिलिट्री सेल्स, एक राउट है US का जिसके थ्रू जो है US गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र करती है इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स जो भी अपने फेवरेबल कंट्री होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो MH-60R है ना, इसमें बेसिकली एक वो लगा रहता है कि यहाँ पे सामने गोली दागने के लिए मिसाइल जो रहती है वो आपके जो पायलट होता है उसके चश्मे से कनेक्टेड रहती है, तो वो जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ ये गोली दाग देगा। मस्त चीज़ है ना। अब हम देखते हैं स्पेस वेपनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो स्पेस में भी आजकल काफ़ी लोग वेपन डाल रहे हैं, तो इसलिए स्पेस वेपनाइजेशन भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ड्रोन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली हमारे जो US के प्रेसिडेंट महानुभाव ट्रम्प जी हैं, उन्होंने US के स्पेस फोर्स USSF नाम से बनाया है, ठीक है। तो अभी तक तो मेन 6 ब्रांच थी, ये 6वीं मेन 5 ब्रांच थी, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, मराइन की, कोस्टल गार्ड में, उसमें एक स्पेस की भी फोर्स बना दी उन्होंने। इससे ये बात आता है कि भाई स्पेस में हमें वेपनाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब तो मेंस का टॉपिक है। अभी हम देख लेते हैं क्या होता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो देखो, आउटर स्पेस में अगर आप वेपन्स को डाल रहे हो हेवनली बॉडी में, तो लाइक मून पे डाल दिए, जुपिटर पे जाके डाल दिए, ठीक है, उतना दूर तो वैसे जा नहीं पाओगे, तो वो सारी बातें हो रही है। यहाँ पे क्या है, या तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके बीच में आप कोई टैंकर लगा के रखे हो, वो सारी चीज़ें वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में आ जाती हैं, ठीक है। या फिर अर्थ से ही कोई व्हीकल आप यूज़ करके जो है टारगेट कर रहे किसी स्पेस के व्हीकल को, जैसे कोई सैटेलाइट है उसको दाग दिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है कि लेज़र के थ्रू आप एनिमी सैटेलाइट को दाग दे रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू ऑर्बिटल अटैक कर रहे हो,
ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा जाता है कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, वेपनाइजेशन तो हमने देख लिया कि वेपन प्लेस करना आउटर स्पेस में और इसको फोर्थ बेटर ग्राउंड जैसे बना देना। मिलिटराइजेशन में क्या है कि आप स्पेस का यूज़ कर रहे हो मिलिट्री को हेल्प करने में। जैसे आप स्पेस में सैटेलाइट लगा दिए, ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आपके मिलिट्री को दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सर्विलेंस में, ठीक है। वहाँ पे वेपन नहीं प्लेस कर, तो वो हो गया मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। दोनों के बीच में डेफिनेशन रखना आएगा, ऑप्शन मस्त वाला इनको कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल बैटलफील्ड में असिस्ट करता है आर्मी को, ये सीधे सीधे एक फोर्थ बैटल फील्ड बन जाता है। बाकी तीन बैटल फील्ड क्या है आपको तो पता ही होगा, लैंड, ओशियन, एयर, ठीक है। अब हम इसमें कुछ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं उनको देखते हैं। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये यूएन की ट्रीटी है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल, जो गवर्न करेंगे एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। मतलब आउटर स्पेस का यूज कैसे करना चाहिए, कैसे एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, उनको गवर्न करने के लिए। इसमें आपका मून भी इंक्लूड है और भी कई सारी जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। ये यूएनजीए के साथ इसको यूएनजीए में अडॉप्ट किया गया था और 1967 में इसको फोर्स किया गया। इंडिया इसका रेटिफिकेशन कर रखी है, याद रखना की पॉइंट है, ऑप्शन यही आएगा कि इंडिया इज रेटिफाइड और नॉट। साथ ही साथ जो मास डिस्ट्रक्शन की ऑब्जेक्ट्स को आपको प्लेस करने की बात है उसको सीधे सीधे ये मना करता है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते हो स्पेस में, आउटर स्पेस में कोई भी वेपन नहीं प्लेस कर सकते हो। और इसके हिसाब से आउटर स्पेस का यूज़ सिर्फ बेनिफिट होना चाहिए खुद के और बाकी जो भी कंट्रीज़ उस स्पेस के रीजन के अंदर आते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये सबका इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ एक और ट्रीटी को हम देखते हैं जिसको पारोस नाम से जाना जाता है, प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म रेस इन आउटर स्पेस। प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस, ठीक है। तो याद रखना ये भी यूएन की ही ट्रीटी है जो फिर से आउटर स्पेस ट्रीटी को रीअफर्म करती है। ये भी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को बैन करता है, किसी भी नेशन को प्रिवेंट करता है मिलिट्री एडवांटेज लेने के लिए स्पेस में। अब ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस हो रही है, इसके पीछे एक रीज़न है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में क्या किया गया, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल इंडिया ने डीआरडीओ हवा में दाग दी और अपने खुद के एक लाइव सैटेलाइट को मार दिया। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी तक यूएस के पास, रशिया के पास और चाइना के पास थी, ठीक है। और हमने भी डेवलप कर ली मिशन शक्ति, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, आप वही है स्पेस के किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हो, तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस वाला टॉपिक आपका आ गया। तो ये क्या था बेसिकली, जिसने मिसाइल ने दागा वो एक डीआरडीओ की बैलिस्टिक मिसाइल थी। काइनेटिक किल का मेथड का यूज़ किया था। काइनेटिक किल क्या है, बेसिकली आप किसी ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हो जो ऑर्बिट के सैटेलाइट से कोलाइड कर रहा है और दोनों ही ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है और साथ ही साथ जो टारगेट है उसको भी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहा है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप सैटेलाइट देखो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस डायग्राम को देखो कितना ज़्यादा पूरा का पूरा आपका जो अर्थ है वो सैटेलाइट से घिरा हुआ है। तो मान लो आपने किसी को मारा सैटेलाइट को और उसके छोटे छोटे टुकड़े किसी और सैटेलाइट के साथ जाके टक्कर खा गए, तब तो पूरा कम्युनिकेशन चैनल ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत छोटा छोटा टुकड़ा भी काइनेटिक किल में ज़रूरी है करना। मिशन शक्ति का ये चीज़ ध्यान रखना, इसको लो ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर किया गया था। अगर कोई बोलता है 600 किलोमीटर या कुछ भी तो सब गलत है, ठीक है। सिर्फ 300 किलोमीटर की लोअर ऑर्बिट में ही क्षमता है हमारे पास अभी, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया ने इंडियन स्पेस एक्स किया था जिसको कहते हैं सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब स्पेस में वारफेयर करने की, ठीक है। इसको किसने, मतलब डीआरडीओ और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो मैंने आपको पढ़ाया था उन सब के साथ मिलके ये सब किया गया था। कुछ अदर वेपन सिस्टम्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपका आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो आयरन डोम, ठीक है, मतलब इसको कहा जा रहा है एक डोम बन गया आयरन का, लेकिन रियलिटी में कोई आयरन का डोम वोम नहीं बन रहा भाई। बस बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पे मिसाइल सिस्टम इतनी अच्छी है इंटरसेप्टर की, कोई भी मिसाइल बाहर से आएगी तो उसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वर्चुअल या कोई भी रियल में शीट विट नहीं है, बस आपकी डिफेंस सिस्टम मिसाइल की आपकी इतनी अच्छी है कि कोई भी एयर अटैक आएगा तो उस डोम के रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यही बात की जा रही है। ये इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है क्योंकि इजराइल आपका पैलेस्टाइन के बीच में अटैक तो होता है, आपको पता ही। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेप्टर इनकमिंग रॉकेट को ये आपका उड़ा देगा। ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल मतलब इसको भी आप किसी व्हील पे रख के ट्रैक कर सकते, किसी भी व्हील पे रख के इसको मूव कर सकते हो। एक शॉर्ट रेंज है, नाइट में भी काम करता है, डे में भी काम करता है, किसी भी टारगेट को मिड एयर उड़ा देगा।
एक भाई ये देख लो आप लोग इसराइल और पैलेस्टाइन का, तो ये आप करंट स्टेटस इसराइल का ये है, ये सब जो येलो वाला सब इसराइल के अंदर है, ठीक है। ये आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका गाजा स्ट्रिप है। मैं आप देख लेना क्वेश्चन आता है कब, ये गोलन हाइट का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वेस्ट बैंक है ये कई बार पूछता है कि इसराइल के वेस्ट में क्या वेस्ट बैंक पड़ता है, तो इसराइल है तो इसराइल का वेस्ट तो ये पड़ेगा, ईस्ट ये पड़ेगा, तो नहीं भाई, इसराइल के वेस्ट में वेस्ट बैंक नहीं पड़ता है। तो इसका नाम क्यों है वेस्ट बैंक? इसका नाम है वेस्ट बैंक इसलिए क्योंकि ये जो डेड सी है ना उसके वेस्ट साइड में ये बैंक पड़ता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है ये गाजा स्ट्रिप के साथ भी खेलता है, क्या गाजा स्ट्रिप इधर लाई करता है ईस्ट में और वेस्ट बैंक क्या वेस्ट में लाई करता है? नहीं भैया, नहीं करता है, ठीक है। तो इनका लोकेशन याद कर लो। साथ ही साथ आप ये भी देख लो कि यार इसराइल किस किस कंट्री से बाउंड्री कर रहा है तो और बेटर होगा। और गाजा स्ट्रिप आपका यहाँ इजिप्ट के पास है, ये ध्यान रखना। और ये पैलेस्टाइन का पार्ट है। अगर ये ट्रांजिशन देखें तो आप ये देख सकते हो, पहले ये पूरा चीज़ 1947 के अराउंड पैलेस्टाइन था, फिर धीमे धीमे यहाँ पे इसराइल आया और पैलेस्टाइन इतना था, फिर उसके बाद पैलेस्टाइन में सिर्फ गाजा स्ट्रिप बचा और ये इतना हिस्सा बचा, और अभी रिसेंटली क्या है ये सब गायब हो गया पैलेस्टाइन। अब कुछ और अदर सिस्टम में हम देख लेते हैं। ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो बेसिकली एक नेत्रा है, ठीक है, आँखें, नेत्र, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। ये क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी, ट्रैक कर लेगी कोई भी एनिमी या हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट या यूएवी या मिसाइल आपके उसमें आ रही, तो बेसिकली आपका एक रडार जैसे काम करेगी। ये रडार देखती रहेगी, अगर कोई भी आया तो वार्निंग दे देगी, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है AEWC। नेक्स्ट आपका धनुष क्या है? धनुष क्या है? एक आर्टरी गन है। आर्टरी गन वो लंबी लंबी गन होती है ना जो जीपी पे लगा के दागते हो, वही है, ठीक है। लॉन्ग रेंज गन है, 36 से 38 किलोमीटर तक इसकी गोलियां जाती है। इंडिजिनसली डेवलप की गई है, इसको हम स्वदेशी बोरफोस बोला जाता है, ठीक है। बताओ बोरफोस गन किस कंट्री की थी जो इंडिया ने इम्पोर्ट किया था? ये देख रहे हो ना, ये वाली जो होती है ना इनको कहते हैं आर्टरी, 36 से 38 किलोमीटर तक दागती है। अब देखते हैं ये MK45 क्या है, तो ये एक आपका नॉवल गन, इसको आपने US से लिया हुआ है। और ये आप ध्यान रखो जैसे आपका शिप जा रही है, ठीक है, और ये कोस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कोस्ट पे कोई आपको लग रहा है हमला कर रहा है तो उसको गोली दागनी है, या दूसरे शिप पे ही करनी है तो बेसिकली, या फिर कोई फ्लाइट ऊपर जा रही है उसको मारना है, तो वही सब करने के लिए ये आपकी गन। तो जैसे आपकी वो आर्टरी गन ऊपर हो गई थी लैंड से, वो ये आपकी हो गई शिप नॉवल गन हो गई, तो एंटी वारशिप हो गई, ठीक। अब ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्या है, तो बेसिकली US से हमें अप्रूवल मिला है कि हम अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बेटर कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, इससे क्या होगा, इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाएगी बेटर आर्म्ड फोर्सेस से, एयरफोर्स से रिलेटेड, एयर डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। ये अभी अप्रूवल मिला, जब इसमें जो सारी चीज़ें आएंगी उनको हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं ये K9 वज्रा T गन क्या है, ठीक है। तो ये भी एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टरी गन है, जैसे वो थी ऊपर वाली आपने जो डायग्राम देखा था ये वाली, ठीक है, वैसे ये आर्टरी गन। इसकी खासियत क्या है, ये वाली जो आपका K9 है, K9 वज्रा का खासियत क्या है कि ये एक ही लोकेशन पर रख के इसको रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो पूरा समझ लो सारे डायरेक्शन में 360 डिग्री ये गोली डाल सकती है आपको एक 0 रेडियस के अंदर, तो ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सारंग क्या है, तो सारंग भी हमारी जो एक आर्टरी गन थी उसका अपडेटेड वर्जन है, इसको भी हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रोन के बारे में हम देखेंगे, तो ड्रोन याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। हर ड्रोन के साथ जरूरी है कि उनका आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। हर ड्रोन को ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जैसे हमारे मोबाइल को मिलता है, ठीक है, हमारे बाकी डिवाइसेस को मिलता है, वैसे ही लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, पैन मिलता है, वैसे ही ये है आपका ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर कि कौन ओनर है उसका लाइसेंस होगा, ड्रोन है उसका लाइसेंस होगा, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन रिलीज आप इशू करा सकते हो, पोर्टल है। लेकिन ये याद रखना कि किसी के पास अगर आपका ड्रोन का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट दे दी गई है कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस लेनी पड़ेगी ड्रोन की, ठीक है। जो DGCA है हमारा 5 डिफरेंट कैटेगरी में ड्रोन्स को डिवाइड करते हैं, एक तो नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बेस्ड ऑन देयर वेट्स। आप देख लो, ठीक है, एक रेंज का आइडिया लगा रहेगा वेट का, तो बेटर होगा। वीडियो पॉज करके देख लो, उसमें कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट है आपका ड्रोन रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट एयर स्पेस के आसपास के जो एरिया है उनको आप डिफाइन करते हो कि कहाँ पे ड्रोन उड़ सकता है कि नहीं। जो रेड जोन एरिया वहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते हो। रेड जोन एरिया कौन सा है, जैसे कि आपका एयरपोर्ट के पास की जगह, या फिर जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ठीक है, वहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है, वो रेड जोन एरिया है। फिर येलो जोन एरिया मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो लेकिन परमिशन के बाद, जैसे
मान लो कोई एरिया है, ये पोर्ट है, पोर्ट के पास का एरिया है जहां से फ्लाइट उतरती हैं, वहां पे आप ड्रोन उतार रहे हो तो कई बार हो सकता है कि आपको फ्लाइट के साथ टक्कर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरेंस सिस्टम लेना पड़ेगा, जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, वहां से परमिशन लेके फिर उड़ाना होगा। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन जोन, जहाँ पे एक अनरिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है, जहाँ पे आप जब मन करे तब उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ड्रोन का यूज़ करते हैं ना लोग शादी ब्याह में, आजकल कैमरा ड्रोन में लगा ही के सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई लोकल जोन है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब ये चीज़ ध्यान रखो, एक और क्लॉज है इंपॉर्टेंट हमारे ड्रोन पॉलिसी का, वो है नो परमिशन नो टेक ऑफ। मगर अगर मतलब अगर तुमको परमिशन नहीं है तो तुम नहीं ड्रोन चला सकते हो। ठीक है, ड्रोन कब चलाओगे? जब तुमको परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नैनो कैटेगरीज के लिए अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ एग्जेम्प्टेड नैनो कैटेगरी, यहीं से एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक भाई आपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराओ, पायलट का, ओनर का रजिस्ट्रेशन कराओ, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिसी को भी जो पायलट्स हैं उनको भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि उनको आता है कि है ड्रोन चलाना, उनको सारे ट्रैफिक रूल्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं वैसे ड्रोन्स के लिए भी है सर्टिफिकेशन लेना। ठीक है, कोई भी फॉरेनर अलाउड नहीं है ड्रोन्स, ये एकदम कीवर्ड याद रखना। यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही उठा दूंगा, पूछ लूँगा आर फॉरेनर्स अलाउड टू फ्लाई ड्रोन? नहीं भाई, नहीं अलाउड है। ठीक है, कोई एफडीआई भी नहीं है हमारे ड्रोन वाले सेगमेंट के लिए कि इसको और पुश देने के लिए कोई एफडीआई अलाउ किया या नहीं है भाई। एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी ड्रोन से रिलेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल्फ इन्फोर्समेंट होगा, उसको बनाया जाएगा कि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो पाएँ। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस लेना, वो सब कुछ ऑनलाइन करा पाओ, इंस्टेंटली आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछेगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एरोप्लेन से रिलेटेड है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड है, तो भाई ड्रोन से रिलेटेड है, ये इससे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपका आता है UAOP क्या है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ऑपरेटर उसको परमिशन लेना पड़ेगा उड़ाने से पहले, साथ ही साथ जो है ये जो परमिशन है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। जैसे आपने अपने नाम पे लिया और फिर कल को बोलो भाई ये मेरे दोस्त को भी चलाने दो, ठीक है, मैंने तो ले ही लिया और मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी है तो उसको भी चलाने दो, नहीं नहीं भाई ट्रांसफरेबल नहीं है, आप ही के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी वैलिडिटी 5 साल बाद आपको फिर से अब दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको अभी भी उड़ाने आता है, आप बोले नहीं, और ये सारी चीज़ें हमारा DGCA करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो रिसेंटली जो 2019 में ड्रोन पॉलिसी में चीज़ें क्या आई हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक रेंज दे दिया कि 400 फीट के ऊपर आपको करना है तो आपको एक अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। ड्रोन कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, ड्रोन पोर्ट्स बनाया गया है। ड्रोन कॉरिडोर मतलब जहाँ पे आप कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते हो अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का। ठीक है, कि आप डिस्टेंस बना रखे हो, एयरक्राफ्ट के आसपास मत आओ। ड्रोन पोर्ट बेसिकली लैंड और टेक ऑफ करने के लिए एक जगह बनाई है जहाँ पे आप अपने ड्रोन को उतार सकते हो। और साथ ही साथ कहा गया है कि भाई मैक्सिमम लाइफ साइकिल क्या होगी ड्रोन की, ये भी प्रपोज करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका ड्रोन मान लो बेकार हो गया लेकिन ज़बरदस्ती आप उड़ा रहे हो तो हो सकता है वो कहीं क्रैश कर जाए, ठीक है, किसी गाड़ी के सामने आ जाए, बहुत सारे एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, तो उसका वर्दीनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे DGCA हैं उनके साथ ही होगी, उन्हीं को ड्रोन का डायरेक्टरेट बनाया गया है। डिजिटल स्काई सर्विस प्रोवाइडर वो सब मैंने बता दिया आपको। परमिशन नाइट टाइम के लिए अलग से आपको लेना पड़ेगा, पहले वाले पॉलिसी में नहीं था लेकिन अब 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक राउट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब ये हो गया मिलिट्री एक्सरसाइजेज। आई नो लेक्चर काफ़ी लंबा खींच चुका है, सब लोग बोर हो चुके हैं पढ़ के, लेकिन यार ज़रूरी है करना। ठीक है, पॉज करके थोड़ी देर बाद देखो, बार बार देखो इसको। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ऑपरेशन है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स और ओमान ने किया। तो ईस्टर्न ब्रिज तो याद रखना इंडिया है, इंडिया के ये वेस्ट में लाई करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं सोचना, तुम सोचना ओमान के हिसाब से, ओमान के हिसाब से तुम ईस्ट में लाई करते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ईस्टर्न ब्रिज कह रहा है। ठीक है, ओमान अपने हिसाब से ईस्टर्न कह रहा है। नेक्स्ट है अपना डेनेक्स। डेनेक्स आपका अंडमान और निकोबार में जो है आपका इन चारों, जो आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड, ये सब मिलके डेनेक्स ने किया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जाती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हम देखेंगे समुद्र लक्ष्मण। तो लक्ष्मण से मलेशिया
याद रखना। अब कैसे याद करना है ये याद रख लेना कि लक्ष्मण जी जो है मलेशिया में जाके क्या करने गए हैं, अपना बना लेना, मेरे को तो याद है। ठीक है, उसके बाद है AUMX। तो AUMX क्या है, जो एशियान की कंट्री है, एशियान और US, ठीक है, उनके बीच में MX मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये AUMX हो गया। नेक्स्ट है इंडो थाई नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कॉर्पेट क्या है, तो आपका T से याद रखना पड़ेगा, थाईलैंड के साथ जो नेवी का एक्सरसाइज है वो है। इसके साथ है हमारा युद्धाभ्यास आप लोगों को पता ही होगा कि ये US आर्मी के साथ हम करते हैं। फिर एक है टाइगर ट्रिम्प से याद रखना हमारा ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प है तो US के साथ। ये क्या है, यहाँ पे खासियत क्या है कि ये जॉइंट एक्सरसाइज की गई जिसमें ट्राई सर्विस, जो तीनों सर्विस है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों कंट्री की पार्टिसिपेट करेगी, एक ही साथ एक्सरसाइज करेगी। ऐसे ही मलाबार एक्सरसाइज है, यहाँ इंडिया, जापान और US का नेवी एक्सरसाइज होता है मलाबार। ठीक है, फिर अपना काउंटर टेररिज्म में के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये किसके बीच में, ये हमारे क्वाड कंट्रीज जो है। ठीक है, इन्होंने क्या, क्वाड कंट्रीज के मेंबर कौन कौन है, US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार वाले प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड कंट्रीज का ग्रुप बना है। तो इसका याद रखना टेबल टॉप। ठीक है, ये टेबल को टॉप करना चाहते हैं चारों मिलके, चाइना अभी तक टॉप पे, उसको हराना चाहते हैं, तो टेबल को नया टॉप करने चाहते हैं। फिर ये है देशांतर एक्सरसाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SCO के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ये होता है। तो ये एक लौती एक्सरसाइज जहाँ पे इंडिया और साथ ही साथ पाकिस्तान, ठीक है, इसको रिसेंटली रशिया ने ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज शक्ति से याद करना, शक्ति कपूर हैं, वो फ्रांस गए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रांस के साथ है। नेक्स्ट है अपना एक्सरसाइज गरुड़ से भी याद रखो, ये भी फ्रेंच के साथ एयरफोर्स एक्सरसाइज है। उसके बाद संप्रीति बांग्लादेश के साथ है, आप लोग बहुत बारी पढ़े होंगे, ये पता ही होगा। बाकी है दुस्तलिक में यू याद रखना, तुरंत यू आ रहा है तो उज्बेकिस्तान के साथ। एक्कुबरीन, ये हमारा मालदीव के। नेक्स्ट है हमारा मित्र शक्ति, एक शक्ति था शक्ति कपूर वाला जो हम फ्रांस में डाल रहे थे, लेकिन जब मित्र के साथ शक्ति की बात आ रही है तो हमारा मित्र पास में हमारा श्रीलंका है, ये समझ के रखना। शक्ति कपूर फ्रांस। नेक्स्ट है जो है, ये तो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज थी। एक और श्रीलंका के साथ जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसको हम सिलीनेक्स कहते हैं। तो सिंपल है, SL से श्रीलंका, बाकी ये IN से इंडिया, उसके बाद नॉवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उधर आप लोग ने ओमान के साथ एक पढ़ा था सबसे पहले, ईस्टर्न ब्रिज, वैसे ही कतर के साथ आपका है जर अल बहर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हैंड इन हैंड किसका है, इंडिया और चाइना का, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। ठीक है, इंडिया और नेपाल का एक्सरसाइज कौन सा है वो बताओ। ठीक है, कमेंट करो। ठीक है, मैं भी देखो तुम लोग कितना आता है। उसके बाद इंदिरा है, इंदिरा में R से आप समझ लेना रशिया है। वैसे इंद्रधनुष है तो इंद्रधनुष मैंने साथ में रखा कि आप कंफ्यूज मत हो। जब इंदिरा है सिर्फ तो रशियन है, जब पूरा इंद्रधनुष आता है तो ये आपका UK के साथ चला जाता है। ठीक है, तो UK वालों के साथ हम इंद्रधनुष चलाते हैं। अजय वॉरियर, ये भी यूनाइटेड किंगडम के साथ है। इंडियन स्पेसएक्स, मैंने आप लोगों को बताया था, स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज के लिए एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज इंडिया ने पहली बार कराया। मिलान, ये क्या है, तो बेसिकली मिलन इंडियन नेवी एक्सरसाइज कराती है, जो है इसमें कई सारी मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज है, कई सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर याद रखो ऑपरेशन हिम विजया। ठीक है, हिम विजया क्या है, तो हिम मतलब हिमाचल वाला एरिया, तो वहाँ पे आप समझ लो हिमाचल प्रदेश में मत जाना, अरुणाचल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास भी काफ़ी क्षमता है, इसके लिए ऑपरेशन हिम विजय किया गया है रिसेंटली। लखनऊ डिक्लेरेशन, लखनऊ में लखनऊ डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो आप लोग को याद ही होगा, लखनऊ डिफेंस एक्सपो के बारे में पता होगा। तो उसी में के समय लखनऊ डिक्लेरेशन भी हुआ, जिसमें इंडिया के जो बने हुए इक्विपमेंट्स हैं उनको अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने की बात की गई। ठीक है, सी गार्जियन, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आपका होगा ये क्यों बता रहे हो सर, ये तो पाकिस्तान के बीच और चाइना के बीच में, लेकिन ये भी तो पता होना जरूरी है कि हमारे दुश्मन कर क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो संकल्प कर लिए जैसे हम UPSC निकालेंगे, उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे इंश्योर करेंगे हम एक सेफ पैसेज, कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका कहाँ है, ये चीज़ मैप में देखो, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन के बीच में है। ये सब यार मैप के लोकेशन है,
आते रहते हैं यूपीएससी में, घूम घूम के आते हैं। ये याद रखो। ऑपरेशन वेनिला, वेनिला कहाँ, हम मडागास्कर में जाके वेनिला खा रहे हैं। यहाँ पे साइक्लोन डेन आया था तो उसके लिए डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाई जाती है। ऑपरेशन सुदर्शन क्या है, ये एक बीएसएफ का एक्सरसाइज है जो लॉन्च किया गया है कहाँ पे, पंजाब में और जम्मू कश्मीर के अराउंड, और डिफरेंट लोकेशन पे कौन कौन सी आर्म फोर्सेस होती हैं। जैसे तो एक पाक वाला एरिया हो गया, वहाँ बीएसएफ होती है। जो है जो आपका चाइना के साथ है वहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, नीचे बांग्लादेश के साथ कौन सी फोर्स होती है, ये सारे प्लीज़ कमेंट, ये दोनों कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सी आर्म फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेट, और ये सब किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं ये भी। नेक्स्ट ऑपरेशन सनराइज। सनराइज जो है हम म्यांमार के साथ करते हैं, ऐसे ही एक सिमिलर नाम का है सूर्य किरण। ठीक है, आप लोग को मैंने वैसे ऊपर पूछा ही था, सूर्य किरण। ठीक है, ये किसके साथ है, ये नेपाल के साथ है, तो कंफ्यूज मत होना। सूर्य का किरण और सनराइज लगभग दोनों सेम ही टाइप से हैं। ठीक है, फिर ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है, तो ऊपर हमने मैत्री एक एक्सरसाइज पढ़ी। ठीक है, ये है समुद्र में मैत्री। तो समुद्र मैत्री बेसिकली इंडोनेशिया में हमने जो है सुनामी आई थी उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए किया था, जो एक होती है सिंपल मैत्री एक्सरसाइज। ठीक है, इस पर या राइटिंग मत देखो, जो मैत्री एक्सरसाइज होती है वो सिंपल आपकी होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वहीं समुद्र मैत्री एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था हमको इंडोनेशिया के लिए। इंडिया और थाईलैंड के साथ एक और होता था कॉर्पेट। ठीक है, तो यार ये सब कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखो। ठीक है, एक और ऐसे है, ठीक है, वो है सिन्यू। ठीक है, मैत्री करके। ठीक है, ये सिन्यू मैत्री किसके किसके बीच में, ये जापान और इंडिया के एयरफोर्स के बीच में, जापान और इंडिया के एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, ये सब लिख लो अगर चाहो तो। एक और एक्सरसाइज थी रीसारेक्स। ठीक है, रीसारेक्स किस चीज़ के लिए था, ये बेसिकली जो रीजनल लेवल सर्च एक्सरसाइज करके है सारेक्स। ठीक है, ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने करवा जापान के साथ, जैसे ये सिन्यू मित्रा वैसे एक और इंडिया और जापान के साथ होता है एक्सरसाइज, उसको कहते हैं धर्मा गार्जियन। ये सब लिख लेना। ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगी। और भी मैं बता देता हूँ, तुम लोग लिख लो जो इसमें नहीं है, वो है काजिंद। ये सब पुराने थोड़े से एक्सरसाइज हैं जो किसके साथ होता है, काजिंद मतलब काजाकिस्तान। फिर एक है सिटमैक्स। सिटमैक्स किसके साथ, एसआई से सिंगापुर। जैसे इंडिया और म्यांमार के बीच में ऑपरेशन सनराइज पढ़ा, वैसे ही इंडिया और म्यांमार के बीच में जो नावल एक्सरसाइज है, नावल एक्सरसाइज, वो कौन सी है। ठीक है, उसका नाम है इंडिया म्यांमार नावल एक्सरसाइज, इमनेक्स। सो इस तरीके से हमारा लेक्चर डिफेंस वाला लगभग ख़त्म होता है। आई नो बहुत लंबा था लेकिन बहुत एफर्ट भी लगा था। प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में।